Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grok. So welcome to our special educator बेसिक टू एडवांस कोर्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा जिसमें हम लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ये हमारा ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस का ही पार्ट है जिसमें हम बेसिकली लर्निंग की क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं और एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें कैसे उन चीज़ों को अप्लाई करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ सकती है, क्या उनके सिम्टम्स होंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक कंप्लीट कोर्स हमने आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया है। इस कोर्स में हम आपको कंप्लीट केवीएस और एमवीएस का सिलेबस देंगे। हर स्लाइड, हर एक चीज़ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चीज़ों में समझाई जाएगी, दोनों ही चीज़ों में आपको वो लिखी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। Here we are talking about Jean Piaget's theory of cognitive development. Okay, he is a Swiss psychologist and radical constructivist. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कि वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, कि बच्चे को उनके जिस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं उससे रिलेट करके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीज़ों को सिखाना चाहिए। ठीक है, ही सेड चिल्ड्रंस आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट। उन्होंने चिल्ड्रंस को क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट बोला। और वो उन्होंने चिल्ड्रन को क्या बोला कि वो नॉलेज के जो है एक्टिव बिल्डर्स हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बिकॉज ही प्रेफर हेरिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो उन्होंने क्या की, डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो उनकी प्रेफरेंस थी उन्होंने हेरिडिटी को दी इंस्टीड ऑफ एनवायरनमेंट। ही फोकस ऑन एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग। तो उन्होंने एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग पे फोकस किया रेदर देन कि कोई बच्चा बुक से बस सीधा देख रहा है और पढ़ रहा है। उन्होंने फोकस किया एक्टिव नॉलेज बिल्डिंग पे। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस कैसे? क्योंकि उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को जो है स्टेजेस में डिवाइड कर दिया कि इस स्टेज में जो है ये डेवलपमेंट होगी, इस स्टेज में ये डेवलपमेंट होगी। तो ऑब्वियसली वो डिसकॉन्टिन्यूस होगी वहाँ पे, राइट। ये सेम हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि उन्होंने कहा बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है और छोटे वैज्ञानिक उन्होंने बोला बच्चों को। स्विस मनोवैज्ञानिक थे वो, ओके। और एक कट्टरपंथी रचनावादी थी। रचनावादी जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान देते थे कि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से सिखाना चाहिए जिस एनवायरनमेंट से वो आ रही हैं। उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, उन्हें जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अनुवांशिकता को प्राथमिकता दी थी, हेरिडिटी को प्राथमिकता दी थी उन्होंने एनवायरनमेंट से ज़्यादा। उन्होंने सक्रिय ज्ञान निर्माण पर अपना जो है ज़्यादा फोकस किया था और उनके अनुसार विकास असतत है। असतत मतलब डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो जो फैक्टर्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्याजे के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? इक्विलिब्रेशन। देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास, हमारे माइंड का विकास, राइट। तो उसमें इन्होंने बोला था कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो हो गया इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या होता है यहाँ पे कि हमारे माइंड में जो नॉलेज का एक इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि जैसे हमारा माइंड है तो इसमें दो स्टेज होती है। एक होता है स्कीमा। स्कीमा मतलब जिसमें हमारी पहले से भी बिल्ड कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, राइट। और दूसरा हमारा होता है अडॉप्टेशन। इसमें हम कोई नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रेशन की माइंड में जो है हमारा स्कीमा, जो हमारे अंदर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है। और एक होता है अडॉप्टेशन, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता हो, हम वो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें आता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन में भी यहाँ पे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक होता है असिमिलेशन और दूसरा होता है अकोमोडेशन, राइट। तो असिमिलेशन क्या होता है? जब हम ऐड करते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, और अकोमोडेशन होता है जब हम चेंज कर देते हैं अपने बिलीफ को कि हमारे अंदर जो पहले इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो बिल्कुल ही गलत थी, तो हमने उसको चेंज कर दिया, तो वो आ जाएगी हमारी अकोमोडेशन में। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। अब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली सोशल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है कि उसको कैसा सोशल एक्सपोजर मिला है, ठीक है। उसके आसपास के लोग कैसे, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, एजुकेटेड हैं या नहीं है, या वो उसकी माइंड डेवलपमेंट की तरफ कितना ध्यान देते हैं, तो ये सब उसमें डिपेंड करता है। मैच्योरेशन, एंड मैच्योरेशन यहाँ पे उन्होंने बोला हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है। तो मैच्योरेशन से भी हमारा उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया है। और एक्सपीरियंस कि बच्चे को अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही जो है उसके माइंड की डेवलपमेंट होगी। उसके अच्छे एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसमें माइंड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो देयर आर चांसेस कि उसका माइंड शार्प होगा, राइट। तो ये हमने हिंदी में क्या कि उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के कारक थे संतुलन, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और अनुभव।
ये सामाजिक अनुभव, और एक है इसका पर्सनल अनुभव कि उसने अपनी लाइफ में पर्सनली क्या सीखा। तो यहाँ पे मैंने बोला था, उन्होंने क्या बोला था, डिसकॉन्टिन्यूस बोला था पियाजे ने। डिसकॉन्टिन्यूस बोला था पियाजे ने डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। सेंसरी मोटर स्टेज आ गई, ये होती है हमारी 0 to 2 ईयर्स। फिर आ गई हमारी प्री ऑपरेशनल, ये होती है 2 to 7 ईयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये होगी 7 to 11 ईयर्स। एंड देन हमारी होगी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 एंड अबव। ओके, 11 एंड अबव जो एज है उस स्टेज को बोला है इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो हिंदी में देख लेंगे। संवेदी कामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है ये। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी आती है 7 से 11 वर्ष। फिर आती है हमारी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 11 वर्ष और उससे आगे तक की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर, देखो इसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए। सेंसरी मतलब सेंसेस से रिलेटेड है। सेंसेस क्या होता है, हमारे फील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सुन रहे हैं, अपना कोई स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, मोटर मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें इन्हीं का कंसेप्ट है कि सेंसेस प्लस मोटर डेवलपमेंट। तो इस एज में क्या होता है, जो सेंसेस है वो पियाजे ने बोला है कि सेंसेस आर टीचर। ठीक है, कि जो बच्चे का टीचर होता है इस स्टेज में वो सेंसेस होते हैं। तो उन्होंने बोला था सेंसेस आर टीचर, सेंसेस टीचर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या वो अपनी मोटर डेवलपमेंट में या जो उसकी सेंसेस है उन्हीं से सीखता है। गोल डायरेक्टेड स्टेज होती है, ये देखा आपने बच्चा जैसे, ठीक है, अपने गोल की साइड डायरेक्टेड है, या बच्चे को वहाँ पे बैठना भी नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आप उसको कुछ चीज़ें दिखाओगे तो वो कोई ना कोई मूवमेंट करता है उसको ग्रैस्प करने की, उसको पकड़ने की। ठीक है, वो जो है आफ्टर बर्थ वो चीज़ें डेवलप होने लग जाती है बच्चे में। तो गोल डायरेक्टेड स्टेज होता है। मूव फ्रॉम लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस टू अचीवमेंट। ठीक है, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो इसका मतलब क्या है, समझते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, हमने ये टॉय ले लिया और इसको बोल दिया, हम बोल देते हैं ना कि चिड़िया ले गई, ये तो उड़ गया। ठीक है, तो वो होती है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जब बच्चा हम ऐसे बोल देते हैं वो चुप हो जाता है, उसको लगता है कि सच में उसको चिड़िया ले गई है, राइट। उसको लगता है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, कि जो उसको नहीं दिख रहा है वो उसके माइंड में भी नहीं है। ठीक है, परमानेंस का मतलब यही होता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, फिर आता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे जैसे वो ग्रो होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, तो उस ऑब्जेक्ट की परमानेंस उसमें आने लग जाती है। मतलब अब आप ऐसा नहीं कर सकते इस टॉय को लेके कि चिड़िया लेके, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने नहीं है बट वो एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट। तो ये होती है हमारी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, वो आंखों से दूर है लेकिन दिमाग से वो दूर नहीं है, दिमाग के बाहर नहीं है। ठीक है, ये संवेदी कामक अवस्था इसको हिंदी में बोलते हैं, ये हमने हिंदी में किया। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री ऑपरेशनल सेकंड स्टेज, ये होती है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स। ठीक है, इसमें बच्चे सिम्बल्स और लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाते हैं। इगोसेंट्रिज्म, बिल्कुल इगोसेंट्रिक जो होते हैं बच्चे इस स्टेज में होते हैं। दे बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव फीलिंग्स। उनको लगता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स में फीलिंग, आपने देखा होगा बच्चों को कि उनके पास डोल या कोई टॉय होता है तो वो खाना खाते तो उसको खिलाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे भूख लग रही है तो इसको भी भूख लग रही होगी। वो सबको एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करते हैं, राइट। दे पोजेसेस ओनली रिवर्सिबल थिंकिंग एट द स्टेज। और रिवर्सिबल थिंकिंग मतलब वो एक ही वे में सोच सकते हैं, ये नहीं है कि वो वहाँ से वापस आने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे बच्चे को पता है कि पानी से जो है बर्फ़ बन जाती है, राइट, लेकिन ये होगी रिवर्सिबल थिंकिंग। उसको पता है पानी उसको फ्रिज में रखा, उसमें बर्फ़ बन गई, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता है कि उस बर्फ़ से वापस से जो है पानी भी बन सकता है। तो ओनली रिवर्सिबल थिंकिंग इज देयर इन दिस एज। इंट्यूटिव थिंकिंग आ जाती है उनमें, और क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उनमें कॉजेज़ की और रिजल्ट्स की। ठीक है, उनको पता होता है कि ये करने से क्या होता है। जैसे
अगर आप बच्चे को एक बार थोड़ा सा गर्म लगा दोगे और उसको लगेगा कि भाई इससे तो बर्निंग हो रही है, बर्निंग की फीलिंग आ रही है उसको, ठीक है, तो आगे से अब अगर कोई चीज़ हॉट चीज़ उसके आगे भी करोगे ना तो बच्चा अपना हाथ खुद ही पीछे ले जाएगा, क्योंकि उसको उसका रिजल्ट पता है उसको उसका, राइट। एबल टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अपना लंच बॉक्स वो लेके गए, ठीक है, प्ले स्कूल वगैरह में जाने लग जाते हैं कहीं भी, तो बच्चे का फोकस एक ही चीज़ पे रहेगा। मतलब खाने में उनको पता होगा कि भाई मैंने पराठे खाए थे, तो उनका पराठे पे ही फोकस होगा। उनको ये नहीं पता होगा कि मेरा टिफ़िन कैसे कलर का है, राइट। जैसे बॉटल होगी, कोई बॉटल में पानी होगा तो उन्होंने पानी पिया, बॉटल पता है उनको क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि बॉटल कैसे कलर की थी, बॉटल में पानी कितना था। बेसिकली क्यों, एक चीज़ पे ही उनका सेंट्रेशन होता है, राइट। फोकस मतलब बिल्कुल एक ही चीज़ पे उनका सेंट्रेशन होता है जो उनकी नीड होती है एट दैट मोमेंट। फिर आती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यही हमारी 2 to 7 ईयर्स, ठीक है, ये हमने कर लिया है, आप हिंदी में देख सकते हो। फिर आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। उसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लिमिट्स हैं बट वो स्टार्ट हो जाती है। देखो 2 टाइप की थिंकिंग होती है हमारे माइंड में, एक होती है कंक्रीट थिंकिंग और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, हमारी जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं खाली उन्हीं के बारे में सोचना, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है हमारी माइंड से रिलेटेड, कि हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या और कुछ कर रहे हैं अपने माइंड में, हम कुछ कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे हमें दिख रहा है कोई नोटबुक है, पेन है, तो वो क्या आ गया, कंक्रीट थिंकिंग में आ गया। हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, हमारा लव है किसी के लिए, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, वो थोड़ा लॉजिक से स्टार्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है, अबाउट कंक्रीट थिंग्स। जो कंक्रीट थिंग्स हैं उनके बारे में जो है बच्चे लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। कैन थिंक रिवर्सिबली, अब उनको पता होता है कि हाँ अगर पानी से बर्फ़ बन सकती है तो बर्फ़ से पानी बन सकता है। रिवर्सिबल थिंकिंग उनमें बिल्ड हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन थिंकिंग डेवलप। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अब उनको पता होता है, उनका फोकस बिल्कुल एक ही चीज़ पे नहीं रहता कि उन्होंने पानी पिया तो पानी की बोतल किस कलर की थी, इसमें पानी कितना था। उन्होंने खाना खाया तो उनके खाने में क्या क्या था, और उनका टिफ़िन कैसे कलर का, आज दूसरा टिफ़िन तो नहीं है। तो उनका जो है डिसेंट्रलाइजेशन वाली जो थिंकिंग है डेवलप हो जाती है इस स्टेज पे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट हो जाती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, राइट। इसमें क्या होता है, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। देखा आपने, चेस बहुत लॉजिकली सोच रहा है ये, ठीक है, तो इस स्टेज में लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ये क्या होती है, 11 ईयर से स्टार्ट हो जाती है और अडल्टहुड तक चलती है, ठीक है। ये जो स्टेज हो जाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगिंस, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्टार्टिंग होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। देखो उससे पहले हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हुई थी वो बहुत लो लेवल पे थी और उसमें काफ़ी लिमिट्स थी। यहाँ पे हमारी जो है बिल्कुल ओपन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। A child in this stage can think hypothetically and use logics to solve problems. hypothetically वो सोच सकती हैं, ठीक है, और लॉजिक लगाते हैं वो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। एंड नॉट इन ऑल इंडिविजुअल्स रीच दिस लेवल ऑफ थिंकिंग। सभी इंडिविजुअल नहीं करते, वो ऑब्वियसली डिपेंड करते हैं उनकी, बेसिकली उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना सोच सकता है, ठीक है, कितनी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है। देन आप देखते हैं कि एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें कैसे इस थ्योरी को अप्लाई करना है। सो एस्टिमेट मेंटल एज एंड टीच एट दैट लेवल इवन इफ क्रोनोलॉजिकल एज इज हायर, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा अगर 12 ईयर का जैसे एग्जांपल देगा कि भाई अब मैं उसको 12 ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना, हमें देखना है कि भाई बच्चे की मेंटल एज कैसी है। मान लो अगर वो 12 ईयर है और वो कंक्रीट स्टेज पर है, ठीक है, वो नहीं ऐसे लॉजिक्स यहाँ पर लगा पाता है, तो उसको कंक्रीट टास्क और रियल ऑब्जेक्ट्स ही हमें यहाँ पर देने हैं और उन्हीं को जो है यूज़ करते हुए उस बच्चे को सिखाना है, राइट। देन यूज़ मैनिपुलेटिव्स in real life activities for learners with intellectual disability and specific learning disability, right। तो उनके लिए हम कोई रियल लाइफ एक्टिविटी रखेंगे ताकि उस चीज़ को बच्चे अपनी लाइफ से रिलेट करके सीख सके, क्योंकि उनको हम इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल बिल्कुल इमेजिनरी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। अवॉइड फोर्सिंग एब्स्ट्रैक्ट टास्क लाइक
algebra, long theoretical passages before child is ready and adapt curriculum, right? तो जब तक बच्चा रेडी नहीं होता तो तब तक वो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टास्क है, कोई भी लॉजिकल टास्क है बहुत ज़्यादा, तो वो हमें उसको नहीं सिखाने हैं। और जो भी क्यूरिकुलम है, ठीक है, मान लो क्यूरिकुलम तो बना हुआ है, तो उसको उस बच्चे के अकॉर्डिंगली हमें अडेप्ट करना है कि भाई बच्चे का लेवल क्या है और उसको हम किस लेवल तक यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा सिखा सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि भाई कि मैंडेटरी कर दिया कि वो 12 साल का है तो वो 12 साल वाली चीज़ें सीखेगा। जब उसकी जो मेंटल एज है वो अगर कम आ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसका क्यूरिकुलम है उसको हमें चेंज करना है, यहाँ पर अडेप्ट करना है। एंड यूज रिपीटिशन प्लस वेरिड एक्सपीरियंसेस टू स्ट्रेंथ स्कीम्स लाइक टीचिंग शेप थ्रू टच मूवमेंट पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट, राइट? तो एक ही चीज़ सिखानी है हमें, तो उसको रिपीटेशन में सिखाना है ताकि बच्चा उसको बार बार रिपीट करके वो उसका बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ यहाँ पर चली जाए, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बार बार हों, ताकि जो स्कीमाज है उसके माइंड में जो स्कीमाज बन रहे हैं उनको हम स्ट्रेंथन यहाँ पर कर सके, राइट? तो एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि भाई प्याजे की जो थ्योरी है उसको आप स्पेशल एजुकेटर है तो उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, राइट? तो जैसे स्कीमास की बात यहाँ पर इन्होंने करी है, और जैसे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के साथ जो हम कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट टास्क है उनको रिलेट करके यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या हमारा वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, राइट? नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं गॉट्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, मतलब इन्होंने कल्चर को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया अपनी थ्योरी में। ही गिव लेस इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शंस को जो है मेन फोकस रखा है अपनी इस थ्योरी में, और जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनको बहुत कम फोकस दिया है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट? डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और इन्होंने बोला कि हम उसको स्टेजेस में डिफाइन भी नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? तो जो इन्होंने बोला कि जो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं इनकी थ्योरी में वो है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं SCL एस्पेक्ट्स, SCL एस्पेक्ट्स पे इन्होंने मेन फोकस किया था, ठीक है? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जिनसे हम जो है बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उन्होंने बोला था कि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टिव एक्टिवली एंड मीनिंगफुली, ठीक है? इन्होंने ऐसे रिसाइटेशन जो रिसाइटेशन वाले ओल्ड वे से लर्निंग की उनको हटा के उन्होंने बोला था कि भाई ये हम एक्टिवली जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं मीनिंगफुली, राइट? और इनकी थ्योरी में भी इन्होंने बोला था फंडामेंटल जो रोल है कॉग्निशन डेवलपमेंट का वो हमारे सोशल डेवलपमेंट पे जाता है, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन कैसा है हमारा, ठीक है? तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी हमारे ये सोशल इंटरेक्शन को। ही बिलीव स्ट्रांगली दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, राइट? कि जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में, और सोशल लर्निंग जो है प्रोसीड करती है डेवलपमेंट को, मतलब पहले हमारी सोशल लर्निंग होगी उसके बाद हमारी डेवलपमेंट होगी, ओके? जैसे प्याजे ने क्या बोला था कि पहले डेवलपमेंट होगी, हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाएंगे और उसके बाद स्टेज के अकॉर्डिंग हमारी जो है लर्निंग्स होंगी, राइट? बट इन्होंने क्या बोला है कि पहले सोशल लर्निंग होगी और फिर हमारी डेवलपमेंट होगी। ये हिंदी में कि वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक रचनावादी थे। उन्होंने प्रस्तावित किया था कि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। वैसे जैविक पहलुओं को कम महत्व, मतलब बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स थे उनको उन्होंने कम महत्व दिया था, और एक सतत प्रक्रिया, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस उन्होंने बोला था इसको डेवलपमेंट को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो विकास की प्रक्रिया है वो खुद ही इतनी जटिल थी कि उसको हम चरणों में परिभाषित नहीं कर सकते थे। और उन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को भी बहुत महत्व दिया था। उनका मानना था कि समुदाय अर्थ निर्माण प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाता है, ठीक है? कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी का, कम्युनिटी का आता है हमारे ऊपर, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है? उनके अनुसार सामाजिक शिक्षा विकास से पहले आती है, कि पहले हमारी सामाजिक शिक्षा आएगी, ठीक है? उसके बाद हमारा विकास होगा। तो इन्होंने क्या किया था अपनी थ्योरी में, इन्होंने 3 जॉन्स के बारे में बताया था, राइट? तो पहला होता है जॉन 1, यहाँ पे वो स्टफ होता है जो हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है? फिर आता है जॉन 2, इसको जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये रिलेट करता है कि जहाँ पे हमें किसी गाइड की ज़रूरत होती है, मतलब किसी की हेल्प से हम उस काम को कर सकते हैं। तो जो वो काम जो हम किसी की हेल्प से कर सकते हैं वो आते हैं हमारे जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे। और फिर आता है हमारा कि जो हमें सपोर्ट कर लो या नहीं कर लो वो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है? वो उन्होंने रखे थे जॉन 3 में।
ठीक है, यहीगा जोन 1 जहाँ शिक्षार्थी स्वयं सीख सकते हैं, जोन 2 जहाँ पे समर्थन के साथ सीख सकते हैं, और फिर आ गए यहाँ पे जॉन कर लेना क्षेत्र की जगह, जोन 3 जहाँ पे शिक्षार्थी समर्थन के साथ भी नहीं कर सकते, तो जो वो काम है हमारे आ गए जॉन 3 में। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या थी इस थ्योरी की, तो इन्होंने बोला था जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड से उनको चैलेंज किया था, इन्होंने एक्टिवली और मीनिंगफुली लर्निंग को जो है फोकस किया था। जो मेमोराइजेशन और रिसाइटेशन वाले जो वेज से हमारे टीचिंग के, उन्होंने उसको भी इन्होंने अपोज किया था। ठीक है, सो वाइगोस्की की थ्योरी को हमें क्लासरूम में कैसे इंप्लीमेंट करना है, यूज़ पेयर लर्निंग, पेयर स्ट्रॉन्गर एंड वीकर स्टूडेंट्स टुगेदर फॉर टास्क, राइट। तो हमें पेयर लर्निंग जो सहपाठी शिक्षण का प्रयोग है कि बच्चों को ग्रुप में बैठाना, पेयर में बैठाना, ठीक है, उनका यहाँ पर यूज़ करना है, और कार्य को मजबूत करने के लिए एक कमज़ोर छात्र और एक मजबूत छात्र का पेयर बनाना, राइट, ताकि जो भी यहाँ पर कमज़ोर छात्र है उसको जो भी मजबूत छात्र है वो यहाँ पर सिखा सके, राइट। वो उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर का यहाँ पर काम कर सके, जिससे उस बच्चा जो यहाँ पर वीक बच्चा है उसकी यहाँ पर हेल्प हो सके। देन यूज़ गाइडेड प्रैक्टिस, टीचर मॉडल्स लाइक डज टास्क विद स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुअली रिड्यूसेस हेल्प, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि गाइडेड प्रैक्टिस, कि हम पहले बच्चे को बिल्कुल जैसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं उसका हाथ छोड़ देते हैं, बच्चा खुद लिखना स्टार्ट करता है। तो ऐसे ही भी कोई टास्क हम अगर सिखा रहे हैं तो उसका हमें जो है खुद कराना है, उसका हेल्प करनी है उनकी, ठीक है, मॉडल उनको देना है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है, जैसे बच्चा कोई भी आपको लाइक टेबल ही सुना रहा है, राइट, तो आपको पहले जब कहीं भी वो कंफ्यूज होता है तो आप उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया दे सकते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब उस चीज़ को वो पक्का उसको मेमोराइजेशन हो जाएगी तो वो खुद ही चीज़ों को सीख लेगा, और आपको जो अपनी हेल्प है वो रिड्यूस कर देनी है, राइट। तो निर्देशित अभ्यास का उपयोग आपको करना है, शिक्षक मॉडल बनाए जहाँ पर छात्रों के साथ मिलकर आपको कार्य करना है, और जो धीरे धीरे मदद को आपको कम करना है, राइट। देन आस्क क्वेश्चंस दैट आर जस्ट बियॉन्ड व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू अलोन, राइट। और बच्चों से वो ही जो है ऐसे ही प्रश्न पूछें जो छात्रों की अकेली क्षमता से परे हो, ताकि उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर हो। ऐसा मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है, जस्ट बियॉन्ड कि भाई बच्चे क्या सोच सकते हैं ऐसे लेवल का, ताकि उनकी क्रिएटिविटी या उनके जो भी सोशल स्किल्स हैं कि उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड उनसे जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछने हैं। देन वैल्यू लैंग्वेज एंड डायलॉग, ग्रुप डिस्कशंस है, थिंक पेयर शेयर है, ठीक है, कि भाई पेयर में आपको किसी लाइक पजल दे दिया कि भाई पेयर में आपको जो है सॉल्व करना है, तो ऐसी चीज़ों का हमें काम करना है। तो भाषा और संवाद को महत्व देना है हमें, साथ ही समूह चर्चा, ऐसे जोड़ी बना के ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि भाई आपको जैसे टास्क दिया जाएगा तो कौन सा ग्रुप पहले करेगा, तो ताकि पेयर में वो एक दूसरे से चीज़ें यहाँ पर सीखे, क्योंकि एक बच्चे का मेंटल लेवल अलग है, दूसरे का अलग है, सबकी एबिलिटीज़ यहाँ पर अलग है, तो वो एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीख पाएंगे, राइट। देन एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई ईच चाइल्ड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट टू डायनेमिक असेसमेंट, राइट। तो हमें असेसमेंट करनी है बच्चे की, और उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखना है कि भाई बच्चे को अभी इतना लेवल आता है, और इतने लेवल तक अगर बच्चे का लाइक ये ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि यहाँ तक जो है मैं इस बच्चे को सिखा सकता हूँ, राइट। तो वो जोन जो है कि भाई कहाँ तक बच्चा सीख सकता है, वो हमें हर बच्चे का आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, टेस्ट लेना है, टीच करना है उसको, ठीक है, पहले उसका टेस्ट लिया, मान लो वो इस लेवल पे नंबर 1 लेवल पे, फिर हमें इसको टीच करना है कि भाई इसके जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसको पहुंचाने के लिए हम कैसे जो है रियल लाइफ टास्क देकर ग्रुप में पेयर बनाकर उनके, ठीक है, उसकी हेल्प करके उसको दोबारा से उसका रीटेस्ट लेना है, और फिर देखना है कि क्या वो सेकंड लेवल जो कि इसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, जहाँ तक उसकी डेवलपमेंट हो सकती थी, क्या वहाँ तक वो बच्चा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, राइट। एंड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज for children with disabilities you use peer buddies cooperative learning groups, right। तो डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए भी हमें peer buddies और लर्निंग ग्रुप्स का यहाँ पर यूज़ करना है। प्रोवाइड स्कैफोल्ड्स, विजुअल स्टेप्स, चार्ट्स, प्रॉम्प्ट्स, क्यूज एंड पार्शली कंप्लीटेड वर्कशीट, राइट। तो हमें क्या करना है वहाँ पर चार्ट उनको बच्चों को समझाने के लिए, प्रॉम्प्ट्स जिनसे वो सीख सके, क्यूज एंड जो लाइक वर्कशीट होती है जिनको हम पार्शली कंप्लीट कर देते हैं, राइट। जैसे मान लो आपको टेबल ही यहाँ पर काउंटिंग ही लिखनी है, सो 1 and 3 यहाँ पर लिख दिया आपने, यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ पर गैस कर सके ये आपने क्या किया, उसकी हेल्प कर दी सोचने में, राइट, ताकि उनकी जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो पाए, उनका जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आपको इस चीज़ को यहाँ पर सेट करना है। एंड स्लोली फेड सपोर्ट एज चाइल्ड बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट, राइट। और जैसे ही बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन जाता है कि भाई वो चीज़ यहाँ पर बिना आपके सपोर्ट के कर पा रहा है, तो आपको वो सपोर्ट हटा देना है, राइट। जैसे आप इन चीज़ों को भी रिमूव कर देंगे भाई कि आपको काउंटिंग लिख के दिखानी है, और वो बच्चा उस चीज़ को यहाँ पर आसानी से कर
कर पाएगा। देन वर्क क्लोजली विथ पेरेंट्स एज मोर नॉलेजेबल अदर्स एट होम, राइट। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं बच्चों से, तो उनके साथ भी काम करना है ताकि भाई वो भी जो है बच्चे को उसकी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक ले जाने में हमारी हेल्प कर सके। ट्रेन देम इन सिंपल स्ट्रेटजीज लाइक प्रॉम्प्टिंग एंड मॉडलिंग, राइट। तो उनको भी हमें ट्रेन करना है कि भाई कैसे आपको बच्चे के सामने मॉडलिंग करनी है, कैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पर करने हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर सीख पाए, राइट। तो एक विशेष शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, प्रत्येक बच्चे का जो जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि भाई इस लेवल तक यहाँ पर हम बच्चे की जो है ग्रोथ करा सकते हैं, अभी बच्चा इस लेवल पर है, ठीक है। तो उसका हमें पता लगाना है, उसमें फिर बच्चे की हमें हेल्प करनी है, ठीक है। देन उसके बाद पहले हमने परीक्षण लिया, बच्चे का टेस्ट लिया, तो बच्चा इस लेवल पे था। फिर हमने उसको शिक्षण दिया कि भाई बच्चे का लेवल यहाँ तक है, तो मुझे इसको मल्टीपल तरीके से चीज़ें सिखानी कि कैसे ना कैसे मैं बच्चे को इस लेवल तक जो उसका जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वहाँ तक ले आऊँ, और उसका फिर हमें पुनः परीक्षण करना है। फिर हमें देखना है कि बच्चा इस लेवल तक आया है नहीं आया। अगर वो नहीं आया है तो फिर से हमें नई स्ट्रेटजीज यहाँ पर ट्राई करनी है और उसको इस लेवल तक लेके आना है, राइट। देन अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसको क्या करना है, उसके सहकर्मी साथी हैं और सहकर्मी शिक्षण समूह का उपयोग करना है ताकि बच्चा एक दूसरे के साथ मिलकर और उनका जो है किसी में कुछ एबिलिटीज़ हैं, किसी में कुछ एबिलिटीज़, तो जो मिलकर वो काम करेंगे, एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे, तो उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। एक ढांचा प्रदान करना है, राइट, कि भाई बच्चों के पास एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए कि उनका दृश्य चार्ट है, यहाँ पर कोई संकेत हम दे रहे हैं या आंशिक रूप से पूर्ण वर्कशीट, राइट, कि जो एक वर्कशीट दे दी है हमने, उसमें इतने सारे कॉलम थे और कुछ कॉलम्स को हमने फिल कर दिया है, ठीक है, ताकि बच्चे और कॉलम्स को इसी के अकॉर्डिंगली, इसी के अनुरूप यहाँ पर उनको फिल कर सकें। जैसे जैसे बच्चा अधिक स्वतंत्र हो जाता है, जैसे कि हम बच्चे को हाथ पकड़कर लिखवाना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो जब बच्चा उस चीज़ को खुद बनाने लग जाता है तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसे ही हमें करना है कि भाई बच्चा जिस भी मेंटल लेवल पर है उसकी हेल्प करनी है, उसको वो चीज़ें सिखानी है, और जैसे ही बच्चा अधिक स्वतंत्र हो जाता है कि वो खुद चीज़ों को सीख लेता है, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे सहायता को जो है कम कर देना है। देन घर पर जो मोर नॉलेजेबल अदर है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसके सिबलिंग्स हैं, राइट, तो उनको भी हमें उनके साथ मिलकर काम करना है और उन्हें भी संकेत जो है सरल रणनीतियाँ जो भी हैं कि वो घर पर अपना सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे कि कैसे संकेत करना है, कैसे मॉडलिंग करनी है, उसमें प्रशिक्षण करना है, राइट। जो उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स हैं उनको भी ये चीज़ें सिखानी ताकि वो घर पर भी उस बच्चे की हेल्प कर सके और उसका जो जोन है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का उस तक हम उसको लेकर यहाँ पर जा सके। हमारा बंडूरास कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, ये एक सोशल लर्निंग थियोरिस्ट थी, ठीक है। ये क्या सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड थी सोशल डेवलपमेंट पे एंड इन दिस पर्टिकुलरली मॉरल डेवलपमेंट पे जो है इनका मेन फोकस रहा है। एक्सीडेंटली टू हिम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने बोला कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है, वो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, और तो उन्होंने एक पॉजिटिव कोरिलेशन निकाला था रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बीच में एंड द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। So it suggests that observation and modeling plays an important and primary role in the process of learning, कि हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कैसे मॉडलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो है प्राइमरी रोल प्ले करती है लर्निंग वाली प्रोसेस में। अकॉर्डिंग टू हिम द चाइल्ड्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड बाय सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर, कि मतलब वो किसी चीज़ के बारे में सेटिस्फाई है, किसी चीज़ को अच्छी लग रही है, तो उसी का वो उसको अपने बिहेवियर में दिखाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, हाँ, कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बोला था कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बारे में एक स्टडी भी हुई थी, तो उसमें क्या किया था, 2 ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के सेम, तो उन्होंने क्या किया, मिक्स मैच किया। कुछ जैसे इंटेलिजेंट बच्चे भी थे क्लास के, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, कुछ वीक थे उनको मिक्स करके एक ग्रुप में रख दिया, फिर वही कुछ इंटेलिजेंट और कुछ मिक्स थे तो उनको एक ग्रुप में लिख दिया। और जो एक ग्रुप था उसमें ना उनको जानबूझकर जो है नेगेटिव मार्किंग दी गई, बिल्कुल उनके मार्क्स डिडक्ट किए गए। और जो दूसरा ग्रुप था तो उसमें उन्होंने क्या किया, उसको मार्क्स ज़्यादा दिए, एक में डिडक्ट किए, एक में ज़्यादा दे दिए। तो जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो ये देखा गया कि जो जिसमें उन्होंने ज़्यादा मार्क्स दिए थे तो उसके जो वीक वाले बच्चे भी थे जिनको एडिशनल उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए थे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और जहाँ पे उन्होंने जो नेगेटिव मार्क्स दिए थे, ठीक है, डिडक्ट किए थे, तो उनके जो अच्छे स्टूडेंट भी थे वो अब नेगेटिवली मतलब डिक्रीज्ड
लर्निंग वाला परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है दोनों चीज़ें, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए। जैसे आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो बच्चे को कि आज तो नहीं किया, वेल डन, इसके लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। तो वो आपने देखा होगा कि बच्चा की नेक्स्ट डे बहुत एक्साइटमेंट से आता है कि कल मैंने ये किया था तो टीचर ने क्लैपिंग कराई थी, तो आज मैं उससे भी अच्छा करूँगा, ठीक है। तो इस थ्योरी पे इन्होंने डिस्कस किया था ये। फिर आता है सामाजिक सिद्धांतकार है, सर्वाधिक सरोकार सामाजिक विकास और विशेषकर नैतिक विकास से उन्होंने बोला था। बच्चे व्यवहार और संतुष्टि में खुशी झलकती है, उसके व्यवहार में दिख जाता है, मतलब ठीक है कि वो हैप्पी है नहीं है, क्या मतलब कैसे सोशल एनवायरनमेंट से आ रहा है, ये सब उसकी जो है व्यवहार में ही झलक जाता है। फिर आता है सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट सोशल बिहेवियर इज लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो हम देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं और कैसे हम उसको इमिटेट करते हैं, तो इस पे हमारी जो है सोशल लर्निंग बेस होती है। द लर्निंग थ्योरी कंसीडर्स हाउ बोथ इन्वायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं और कॉग्निटिव फैक्टर्स, जो दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी ह्यूमन लर्निंग को, हमारे बिहेवियर को। तो बंडूरा ने क्या किया था, 3 बेसिक नीड मॉडल दिए थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए, एक लाइव मॉडल, एक वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल और एक सिंबॉलिक मॉडल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हिंदी में किया है कि एक जीवंत मॉडल दिया था, एक मौखिक निर्देश मॉडल दिया था और एक प्रतीकात्मक मॉडल इन्होंने दिया था। तो इन्होंने कैसे किया था, ये इन्होंने स्टडी करने के लिए किया था कि हाउ चिल्ड्रन ऑब्जर्व, कि वो कैसे तो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को अराउंड देम, बिहेविंग इन वेरियस वेज, इलस्ट्रेटेड बाय द फेमस पोपोडोल एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने लिखा था पोपोडोल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक बोबोडोल रखी बड़ी सी और एक चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया। तो उन्होंने दिखाया कि जब बोबोडोल गुस्सा होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो बच्चे ने सब कुछ नोटिस किया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई इससे कि जैसे जब बच्चा आया तो उसको एक खिलौना दिया गया, बाहर आके बच्चा आया और उसको हमने एक खिलौना दे दिया, फिर उसको हमने खिलौने को वापस ले लिया, तो उसमें बच्चे ने एग्रेसिव हो गया बच्चा, तो उसने सेम वैसे ही रिएक्ट किया जैसा कि उसने उस बोबोडोल को रिएक्ट करते देखा था एग्रेशन में, ठीक है। और इसमें ये फाउंड हुआ कि जो बॉयज़ थे वो 3 टाइम्स ज़्यादा एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की, मतलब गर्ल्स थी जब उनका बोबोडोल के साथ एक्सपीरियंस था और फिर बॉयज़ का बोबोडोल के साथ एक्सपीरियंस था, तो बॉयज़ जो है ज़्यादा एग्रेसिव पाए गए। बॉयज़ इमिटेट द मेल कैरेक्टर वेयरएज द गर्ल्स इमिटेट फीमेल कैरेक्टर। और जो है मेल कैरेक्टर था जो बोबोडोल का, वो बॉयज़ ने इमिटेट किया, और गर्ल्स का जो गर्ल्स ने किया था इमिटेट, वो था जो फीमेल कैरेक्टर था बोबोडोल का। तो इस ऑब्जर्वेशन थी जो लाइफ मॉडल से क्या ऑब्जर्व किया गया कि दैट ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैन बी डन बाय एनी वे एज द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड इज सीन इन दिस लाइव मॉडल एज वेल, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, बच्चे को सीधा ही भेजा था कि ठीक है बिल्कुल उसका लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसमें जो बच्चे का जो हमने पाया कि जैसे बोबोडोल ने किया था उसने भी एग्जैक्टली सेम किया। फिर कुछ बच्चों को उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया वही सेम चीज़ें, और फिर उनके साथ ऐसा किया, ठीक है, उनको थोड़ा एग्रेशन दिखाने के लिए कोई टॉय दिया वापस ले लिया, कुछ चीज़ें उनको नहीं दी, तो उन्होंने भी वो सेम ही टाइप से रिएक्ट किया। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि हम या तो उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस हो या उनको किसी लाइफ मॉडल से दिखा लो, तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो रिएक्शन है बच्चों की, वो सेम थी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिले थे। According to Bandura, there are 4 steps involved in the learning process: attention, retention, reproduction and motivation. So, okay, attention में क्या होता है? In this step, the learner follows the behavior of the person acting as a model. ठीक है, particular aspects or total behavior of the subject may grab close attention for analysis to the degree to which we notice behavior. ठीक है, हम किसी का behavior कैसे कितनी attention के साथ notice कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा retention, हम observe करते हैं, पहले हमने अपना माइंड जो है कंसंट्रेट किया किसी एक चीज़ पे, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, अपनी मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ मेंटल इमेजेस, मीन्स हाउ वेल वी रिमेंबर दैट बिहेवियर, कि हमें वो बिहेवियर कितना अच्छे से याद है। फिर हम रिप्रोडक्शन करेंगे, ये होती है हमारी एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की बिहेवियर, और द मॉडल्स बिहेवियर इज इमिटेटेड बाय द लर्निंग, ठीक है, कि हम जो मॉडल ने बिहेवियर किया उसको हम कैसे इमिटेट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है लास्ट में मोटिवेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो बिहेवियर है मॉडल का इज इमिटेटेड बाय द लर्नर
इज रेनफोर्स्ड फॉर प्रॉपर अडॉप्टेशन एंड फर्दर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, उसको रेनफोर्स करते हैं प्रॉपर अडॉप्टेशन के लिए और वो कंटिन्यूस होता है फर्दर, ठीक है। तो ये बंडूरा के 4 चरण थे, ध्यान देना, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरणा, ठीक है। कि हम ध्यान देना मतलब हमने ध्यान किस चीज़ की तरफ दिया है, अवधारणा कि हम अपने माइंड में उसको कैसे ऑब्जर्व किया है, फिर हमने पुनरुत्पादन मतलब उसको दोबारा उत्पादन किया, ठीक है, दोबारा उसको करके देखा, फिर प्रेरणा कि हमने कितने उचित रूप से उसको अपनाया है, ठीक है, कितना उसका अनुकरण किया है हमने और उसको आगे भी जारी रखने के लिए सुदृढ़ किया जाए। नाउ एज ए स्पेशल एजुकेटर हमें क्या करना है, सो यूज़ वीडियो मॉडलिंग फॉर चिल्ड्रंस विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट। तो एक विशेष शिक्षक के रूप में हमें जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो मॉडलिंग यहाँ पर दिखाने की भी कैसे, जैसे उनका कम्युनिकेशन में, उनके एक्सप्रेशन में यहाँ पर उनको जो है इश्यूज़ आते हैं, तो कैसे उनको डील करना है, तो वो वीडियो की हेल्प से हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। कि वीडियो की हेल्प से कि भाई कोई आ रहा है तो आपको ग्रीट करना है, ठीक है, अगर टीचर ऐसे बोल रहा है तो आपको कैसे टीचर को ग्रीट करना है, कैसे टीचर की बात माननी, तो उन सारी चीज़ों को दिखाना है। शो शॉर्ट वीडियो ऑफ हाउ टू ग्रीट, आस्क फॉर हेल्प एंड वेट इन लाइन, राइट। कि हम वीडियो में दिखा सकते हैं कि भी बहुत सारे बच्चे अपनी टर्न का वेट यहाँ पर कर रहे हैं, तो जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले डिसऑर्डर है उनको कोई छोटी सी वीडियो हमें दिखानी है कि कैसे किसी का अभिवादन करना है, किसी से मदद मांगनी है, कतार में प्रतीक्षा करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें उनको दिखानी है। देन यूज़ पीयर बडीज एज मॉडल्स फॉर क्लासरूम बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन, राइट। तो कक्षा व्यवहार और जो सामाजिक संपर्क है उसके लिए सहपाठियों को मॉडल के रूप में यहाँ पर उपयोग करना है, राइट। कि जैसे 2 बच्चे हैं यहाँ पर, मान लिया, राइट, तो उनको हमें दिखाना है कि भाई ये बातचीत कैसे कर रहे हैं। अगर मान लो किसी को टॉफ़ी ही दे रहे हैं हम यहाँ पर कि कैंडी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो कौन सा जो लाइन में बच्चा पहले वो यहाँ पर कैंडी लेगा, फिर दूसरा बच्चा लेगा, या किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस बच्चे को क्लासरूम में बैठे बैठे ही ये हमें शो करना है सारा मॉडलिंग के तरीके से, राइट, ताकि उनके जो सोशल स्किल्स हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाए। एंड फॉर चिल्ड्रंस विद एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस, ग्रेजुअली लेट देम ऑब्जर्व पीयर परफॉर्मिंग टास्क एंड देन ट्राई themselves with support and celebrate small success, right। और अगर कोई बच्चा एंजाइटी वाला या जिसको बहुत कम कॉन्फिडेंस है, तो हमें क्या करना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, भाई पूरी क्लास को हम उसके सामने परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, कि उसकी टर्न हम लास्ट से कुछ ही स्टेप पहले बिल्कुल लास्ट में रख रहे हैं, ताकि वो बच्चा हर एक बच्चे को देखकर यहाँ पर उससे कुछ चीज़ सीख सके, राइट। और जब वो बच्चा जा रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन स्किल्स उसके अच्छे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो उस बच्चे को उसके साथ यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ताकि वो बच्चा भी जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको सीख सके। और जब भी वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो हमें उसकी जो सक्सेस है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करना है, ताकि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हाई हो सके। धीरे धीरे उन्हें सहपाठियों को कार्य करते हुए देखने दें, फिर स्वयं सहायता के साथ उनके साथ प्रयास कराना है, और छोटी छोटी सफलताओं के उनके लिए जश्न मनाना है, उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं हम, राइट। कि भाई देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ पर दिख रहा है हमें जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है या बच्चे को बहुत एंजाइटी रहती है, तो उसको हमें दिखाना है कि भाई वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और बच्चे जब अच्छे से टास्क कर रहे हैं तो उसके हमें थोड़ा बाद में उनको बुलाना है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ पर भी हमें उसकी हेल्प करनी है, राइट। कि वो आए तो उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन ना हो, तो स्टेज पर हम 1-2 बात उसके साथ कर सकते हैं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो है अच्छा हो सके। और अगर वो छोटी छोटी भी सफलताएं हैं तो उनका जश्न मनाना है, जैसे क्लासरूम में क्लैपिंग करा सकते हैं हम, ठीक है, तो कोई प्राइज़ उसको दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो यहाँ पर बंडूरा ने अटेंशन के बारे में भी बात करी है। तो अटेंशन क्या होता है? अटेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग मेंटल एनर्जी ऑन सम इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग अदर थिंग्स, राइट। कि भाई मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, अपनी पूरी यहाँ पर मेंटल एनर्जी मैंने लगा रखी है आपको पढ़ाने में कि भाई किस तरीके से आपको समझाना है। मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल्स सोचती रहती हूँ और आपको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो, किसी चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो, राइट। आपके अटेंशन क्या है? आप सारी चीज़ें देख रहे हो कि भाई हाँ मुझे नोट्स बनाने हैं, आप देखोगे कि भाई हाँ मुझे यहाँ पर अटेंशन लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर जो मेन टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हमें देखना है कि भाई अटेंशन लिमिटेड होती है, ठीक है, हम एक बार में ही हर चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। तो आप अपने नोट्स बना रहे होगे, अपने एग्जाम का सोच रहे होगे, तो आपका अटेंशन उस टाइप का, तो अटेंशन हमारा इस चीज़ पर है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी यहाँ पर लगा रहे हैं और दूसरी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं,
इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो ध्यान क्या होता है, मानसिक ऊर्जा को कुछ सूचनाओं पर केंद्रित करने और अन्य चीज़ों को अनदेखा करने की जो प्रक्रिया है वो होता है हमारा ध्यान, राइट। सो अटेंशन इज लिमिटेड, वी कैन नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग एट वंस, राइट। तो हमारी जो भी ध्यान है वो सीमित है, ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, राइट। अब मैं एक बार आपको पढ़ा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, साथ में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और मैं साथ में सोच रही हूँ कि मुझे पार्टी में जाना है, मुझे क्या ड्रेस वियर करना है, राइट। तो अटेंशन हमारा मल्टीपल चीज़ों पर नहीं हो सकता है, वो केवल हमारे लिमिटेड चीज़ों पर ही हो सकता है एक टाइम पर, राइट। सो तो हमारा स्पेन क्या होता है कि हमारे ध्यान का विस्तार कितना है, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन अटेंड एट वंस, राइट। कि कितनी देर के लिए, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं पूरा दिन कॉन्टिन्यूसली आपको इसी तरीके से इसी पेस में ऐसे ही समझा सकूँ, राइट। तो वो हमें देखना है कि भाई हमारा स्पैन कितना है किसी चीज़ पर, हम जिस चीज़ में जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, मान लो मेरा आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको उतने ज़्यादा टाइम के लिए एक टाइम पर पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा टाइम, मेरा जो है माइंड है ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं किसी चीज़ में, तो उस चीज़ में जो मेरा स्पैन होगा मेरे अटेंशन का, वहाँ पर मैं ज़्यादा देर तक जो है अटेंटिव नहीं रह पाऊँगी, राइट। तो ध्यान का विस्तार क्या है, हम एक साथ पर कितनी चीज़ों पर और कितने समय के लिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बेसिकली कितने समय के लिए, तो वो हमारा टेंशन का स्पैन होता है। देन कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता, कि हाउ डीपली वी फोकस, राइट, कि भाई कितना डीप में मैं फोकस कर रखा है, कि अटेंशन मैंने ये खोल तो लिया है, मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, अब मैं इसको कितना डीपली यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, कितने, या आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कितना डीपली इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, या आप इसको वीडियो को चला के ऐसा ना हो कि भाई कोई सेकेंड थॉट आपके माइंड में आ रहा है, राइट। तो वो होता है कंसंट्रेशन, कि कितनी एकाग्रता के साथ आप ये चीज़ें कर रहे हो। देन सिलेक्टिविटी, चूज व्हाट टू अटेंड टू, राइट, कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर अपने, जैसे पूरा मैं आपको ये कोर्स करा रही हूँ या पूरा ये थ्योरीज मैं करा रही हूँ, तो आपको देखना कि भाई ये चीज़ें मुझे आती हैं और ये चीज़ें मैंने नहीं की, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो उनको आपको कैसे नोट डाउन करना है। तो आपका ये भी सिलेक्टिविटी भी यहाँ पर रहती है कि भाई हमें क्या चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो एकाग्रता के साथ साथ चयनात्मकता भी यहाँ पर रहती है, कि चुनना है हमें कि किस पर ध्यान देना और कितना ध्यान देना। मान लो कोई मेन टॉपिक है तो उसको आपको 100% उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और कोई चीज़ है आपको वो ऐसे आपको करनी है कि भाई हाँ, एक बार अगर मैंने नज़र में से इसको निकाल दिया तो ये चीज़ मैं इसको अगर एग्जाम में मेरे आ गया तो इसको मैं वहाँ पर आसानी से कर पाऊंगा। देन शिफ्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, कि हम अपना ध्यान बदलने की क्षमता कितनी है। अगर मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रही हूँ और उसके बाद में मुझे कोई दूसरा टास्क करना है, राइट, या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कितना जल्दी मैं उस चीज़ को यहाँ पर जो है मूव ऑन कर पाऊंगी, कि मैं पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा रही थी और फिर से दोबारा अगर मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं उस दूसरे सब्जेक्ट वाले मोड में आ जा रही हूँ, राइट। तो हाउ क्विकली वी कैन स्विच, तो हमारा कितनी जल्दी हम एक चीज़ से ध्यान हटाकर और दूसरी चीज़ पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। ये सारे हमारे अटेंशन के कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं अटेंशन के साथ साथ, राइट। तो बदलाव और लचीलापन होता है कि हम कितनी जल्दी यहाँ पर जो है चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ अटेंशन, टाइप पर कितने टाइप की अटेंशन होती है। एक होती है फोकस्ड अटेंशन, ठीक है, केंद्रित ध्यान, फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलस, राइट, कि एक ही चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं। मान लो फोकस्ड अटेंशन है कि भाई आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको फोकस्ड अटेंशन है तो आपको बस टीचर की वॉइस के ऊपर ही ध्यान है कि भाई वो क्या समझा रहा है, राइट। देन सस्टेन्ड अटेंशन, मेंटेनिंग फोकस फॉर सम टाइम, राइट, कि निरंतर ध्यान, की कितने देर तक हम जो है उस चीज़ पर वो ध्यान सस्टेन कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, राइट, उसको फोकस को मेंटेन कर पा रहे हैं। अब आप मेरी वॉइस सुन तो रहे हो, लेकिन वो कितनी देर तक आप बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनोगे, कितनी देर तक आप वहाँ पर सस्टेन कर पाओगे, राइट। तो वो होता है, ठीक है, कितनी देर तक आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे। देन सिलेक्टिव अटेंशन, इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये कितना सिलेक्टिवली, मान लो आप पढ़ रहे हो तो आप कितना जो है डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके बिल्कुल इसी चीज़ को आपने सेलेक्ट कर रखा है कि भाई मेरा अटेंशन यहीं पर होना चाहिए, राइट। कितना आपने चयनात्मक ध्यान अपना लगा रखा है कि जो भी विकर्षण है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, शोर है, हलचल है, उनको आप अनदेखा कर रहे हो सकता है आपके घर में आपके भाई बहन बहुत बातचीत कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप वो जो सारी डिस्ट्रैक्शंस है, जो आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, उन सबको कैसे इग्नोर करके आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कितना सिलेक्टिव अटेंशन आप दे पा रहे हो। देन डिवाइडेड अटेंशन, डूइंग टू टास्क टुगेदर, लाइक लिसनिंग प्लस राइटिंग, कि आप वीडियो को देख भी रहे हो और उसके साथ साथ लिख रहे हो, राइट। तो आपका अटेंशन वहाँ पर जा रहा है कि भाई आप लिख रहे हो तो वो भी आप देख कर लिखोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो विभाजित ध्यान होता है हमारा दो कार्यों का एक साथ करना, जैसे कि सुनना और लिखना, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे हो और साथ साथ में आप नोट्स भी बना ही रहे होगे, आई होप सो। देन ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, राइट, शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टास्क, राइट। सो वैकल्पिक ध्यान है कि कार्यों के बीच में आगे पीछे ध्यान जाना, राइट, कि आप एकदम से, मान लो यहाँ पर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपको याद आएगा कि भाई अटेंशन जो है बंडूरा का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि पहले हम कितना अटेंटिव किसी चीज़ के लिए होते हो, तो आप कितना बैक एंड फोर्थ यहाँ पर जा सकते हो, वो होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग अटेंशन, हमारा वैकल्पिक ध्यान, राइट। देन
कॉमनली जो भी अटेंशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किन बच्चों में, जो स्पेसिफिकली यहाँ पर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, तो वो कहाँ पर कॉमन मिलेगी। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जब होता है, सो डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग, ठीक है, एंड जो सिलेक्टिव अटेंशन होती है वो भी बच्चे नहीं कर पाते, राइट। तो जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो उसमें बच्चे जो ध्यान नहीं लगा सकते एक टाइम पर बहुत ज़्यादा एक चीज़ में, वो सस्टेन नहीं कर पाते। और साथ ही साथ जो सिलेक्टिव अटेंशन है, जो चयनात्मक ध्यान है, कि भाई मान लो अगर आप पढ़ रहे हो और आपके साथ आपके आसपास बहुत शोर हो रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आप बहुत ज़्यादा एकदम से चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत आवेगशील इम्पल्सिव यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं, राइट। देन ऑटिज्म वाले बच्चे मे फिक्सेट ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, लाइक डिफिकल्टी शिफ्टिंग अटेंशन एंड मे इग्नोर सोशल क्यूज, राइट। तो इसके साथ साथ जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, ऐसा है कि भाई कुछ शख्सों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसके बाद जब ध्यान शिफ्ट करना है, मान लो कोई दूसरी चीज़ हम बता रहे तो वो खो जा रहे हैं उसी बात में, राइट। वो अपने ध्यान को इतना ईजिली यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे, राइट। तो ध्यान हटाने में उनको कठिनाई हो सकती है। और सामाजिक संकेतों को भी वहाँ पर वो, कि भाई सामने वाला क्या बोल रहा है, हो सकता है वो अपने ही विचारों में खोए हुए हो, तो उसको वो चीज़ को नहीं सुन पाते, जो सोशल क्यूज है उनको इग्नोर कर सकते हैं। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, शॉर्टर अटेंशन स्पेन गेट्स टायर्ड क्विकली, राइट। तो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनके जो ध्यान की होती है, मान लो आप अगर जो है अपने सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे पा रहे हो, तो कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, वो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स ही उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद उसका जो ध्यान ही नहीं लगेगा उस चीज़ में, वो टेंशन अपना दे ही नहीं पाएंगे, राइट। देन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्ट्रैक्टेबल, स्लो टू स्टार्ट वर्क, राइट। अगर बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वहाँ पर भी उनके ध्यान की अवधि जो है वो कम हो जाएगी और जल्दी वो उसी चीज़ से थक जाएंगे। देन अगर किसी बच्चे को हियरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा उनको इसी चीज़ को अपना इनपुट लेने में। आप इस चीज़ को सीधा इनपुट ले रहे हो, आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चे को हियरिंग या विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उनका इनपुट का प्रोसेस है, उसमें उनको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और उसके साथ साथ टाइम भी उनका इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ उनको मेंटल फटीग हो सकता है, राइट। क्योंकि आप इस चीज़ को देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, लेकिन जब आप सोच के देखो कि भाई आपने किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, आपको सुनाया सुनाया जा रहा है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे कलर्स होते हैं, ऐसा हो जाता है, राइट। तो आपका जो मेंटल फटीग बहुत जल्दी आ जाता है और उससे अटेंशन भी आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो श्रवण या दृश्य हानि होती है, तो जब भी इनपुट लेते हैं, जब भी मान लो हम उनको कोई चीज़ समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए अतिरिक्त उनको टाइम भी लगता है। इससे क्या होता है, उनके मानसिक उनको थकान हो जाती है और वो कम ध्यान यहाँ पर जो है लगा पाते हैं। देन टिपिकल क्लासरूम साइंस, अगर आपको क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो और आपको देखना है कि भाई कौन बच्चा अटेंशन नहीं कर पा रहा, तो आपको देखना है कि कोई बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, कोई अपनी सीट से बार बार उठ रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको जो है देखनी है। एंड फोकआउट कर रहा है, भाई कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो कक्षा के लिए विशिष्ट लक्षण क्या है यहाँ पर, कि भाई वो अपना ध्यान भटका रहे, एक जगह पर नहीं टिक पा रहे, अपने काम को अधूरा छोड़ रहे हैं, जो भी हम उनको बातें बता रहे हैं तो वो उस चीज़ को भूल जा रहे हैं, राइट। तो ये सारे हमारे क्लासरूम के साइंस है जो हमें बच्चों में देखने हैं। looks careless but actually attention system is weak and not character flow, right। हमें लगता है कि भाई बच्चा कितना केयरलेस है, ये अपनी नोटबुक्स को इतने अच्छे से नहीं लाता है, ये काम नहीं करता, तो हम सोचते हैं कि भाई उसका अटेंशन सिस्टम, हम सोचते हैं उसके कैरेक्टर का ही फ्लो है, ठीक है, कि भाई बच्चा पढ़ने में ध्यान ही नहीं दे रहा। हम ये नहीं सोचते कि भाई इसको अटेंशन का भी यहाँ पर कोई डेफिसिट हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेशल नीड उस बच्चे की हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ से ध्यान देना है। तो हमें ऐसा लग सकता है कि भाई बच्चा कितना लापरवाह है, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसकी असेसमेंट करनी है कि वास्तव में कहीं उसकी ध्यान प्रणाली, उसकी जो अटेंशन की जो क्षमता है यहाँ पर, वो तो यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, बल्कि ये उसके चरित्र का दोष बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें इन सभी चीज़ों को असेस करके अच्छे से ही उस बच्चे के बारे में यहाँ पर सोचना है, ठीक है। देन एज अ स्पेशल एजुकेटर आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है आपके एनवायरनमेंट का, ठीक है, उसको अच्छा बनाना है। सीट चाइल्ड अवे फ्रॉम विंडो, डोर्स, नोइसी पीयर्स, राइट। तो जब भी किसी बच्चे को अटेंशन की दिक्कत है, तो उस बच्चे को हम लाइक अपने पास बिल्कुल बैठाएंगे, ठीक है, जहाँ पर विंडो है, डोर है, या बिल्कुल क्लास में पीछे, वहाँ पर हम नहीं बैठाएंगे, ताकि वो बच्चा अटेंशन यहाँ पर दे पाए। जैसे फर्स्ट बेंच पर है और उसके आगे बिल्कुल टीचर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो उसका अटेंशन यहाँ पर ज़्यादा बने रहेगा, उसके पास नॉइस कम आएगा, ठीक है। रिड्यूस विजुअल क्लटर ऑन वॉल्स एंड डेस्क, राइट। और जो विजुअल क्लटर बना हुआ है कि भाई कहीं पर भी ऐसे बिना ही किसी काम की चीज़ें हैं ऐसे,
तो वो सारी चीज़ें हटा देनी है, कोई भी विजुअल क्लटर नहीं होना चाहिए, कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब आप कहीं पर बैठे हो और एक चीज़ बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरी है, और एक जगह भाई आपने कुछ कुछ चिपका रखा है, तो वो आपके माइंड को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करता है। यूज़ फिक्स्ड प्लेस फॉर बुक्स, बैग्स एंड मटेरियल, राइट। आपको फिक्स्ड प्लेस वहाँ पर यूज़ करना है कि भाई यहाँ पर आपको बैग रखना है, यहाँ पर आपको बुक रखनी है, यहाँ पर आपको बैठ के पढ़ना है, ताकि उन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कि वो अपना पोजीशन वहाँ पर उनकी सेट हो। देन गिव क्लियर शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, राइट। और उनको हमें क्लियर और शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, राइट। जैसे ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ बच्चे मान लो हम घर पे भी ऐसे कुछ भी गिरा देते हैं या कोई उल्टा काम करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, तो वो हम समझ जाते हैं कि वो सार्काज्म है, राइट। लेकिन जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, राइट। या बच्चे का अटेंशन कम है, तो हमें ऐसे नहीं करना है कि वाह बहुत अच्छा किया, तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना। उसको सीधे सीधे हमें बताना है कि भाई यहाँ पर आपने गलती की, इस चीज़ को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन उनके साथ होनी चाहिए और शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं 2-3 लाइन एक ही साथ बोल दे रही हूँ, उस बच्चे को यहाँ पर 2 ही वर्ड याद है कि भैया टीचर ने मुझे ये बोला था, ठीक है। सो एक टाइम पर एक ही स्टेप देना है। इंस्टीड ऑफ टेक आउट योर नोटबुक, राइट डेट, हेडिंग एंड देन क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है। ये क्या किया कि टीचर ने एक ही बार बोल दिया कि भाई अपनी नोटबुक निकालो, डेट लिखो, हेडिंग लिखो और क्वेश्चन 1 to 5 लिखो, राइट। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, हमने बोलना है कि पहले नोटबुक निकालो, उसको चेक करो, फिर निकाल लिया सबने नोटबुक, अब आप उस पर डेट लिखो, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हमें उसको देने हैं, क्लियर। आस्क चाइल्ड टू रिपीट इंस्ट्रक्शन, राइट। और उसके बाद हमें उसको रिपीट करना है कि भाई आपने पूछना है कि लाइक टेक, आपने नोटबुक निकाले, तो वो बोलेंगे हाँ निकाल लिया, फिर हम बोलेंगे चलो आप डेट लिखो, लिख लिया डेट, फिर उसका हम देखेंगे इनपुट, उसका आंसर क्या है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, राइट। तो ऐसे हमें शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन में उन बच्चों के साथ काम करना है। तो यही विषय शिक्षक का हमने बताया जो, तो परिवेश को व्यवस्थित करना है। तो बच्चे को खिड़की, दरवाजे, शोरगुल करने वाली जो भी चीज़ें हैं, या ऐसे कोई बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, उनसे उनको दूर बैठाना है। दीवार और डेस्क पर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हटा देना है। किताब, बैग या जो भी सामग्री है, उसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पे बैग रखना है, यहाँ पे बुक रखनी है और यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। ऐसा ना हो कि भाई बच्चा आकर अपना बैग की ही सेटलमेंट थ्रू आउट द लेक्चर कर रहा है, राइट। देन स्पष्ट संक्षिप्त निर्देश देने की, स्पष्ट निर्देश देने, संक्षिप्त मतलब छोटे निर्देश देने हैं, ठीक है। एक बार में एक ही कदम। और आपको स्पष्ट निर्देश देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम घर पर कोई भी टास्क करते, कोई भी उल्टी चीज़ हमसे हो जाती है, लाइक हमने कुछ गिरा दिया, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना कि वाह बहुत अच्छा गया, तो हम तो समझ जाते हैं कि भाई ये किस तरीके से बोल रहे हैं, सार्काज्म में बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, तो वो आपकी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, राइट। कोई नॉर्मल बच्चा बेशक से समझ ले, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मान लो उसने कोई चीज़ गिरा दी, तो आपको ये नहीं बोलना है वाह वेरी गुड, तो ये नहीं बोलना, आपको क्लियरली बताना है कि भाई ये चीज़ गलत है, आपको इस चीज़ को ऐसे नहीं दूसरे तरीके से करना था, राइट। तो और जैसे कोई लंबा निर्देश है, जैसे अपनी नोटबुक निकालो, दिनांक, शीर्षक लिखो और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करो, तो इसमें वो बच्चा पजल हो जाएगा कि भाई क्या क्या बोल दिया इस टीचर ने, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने बोलना है कि अपनी नोटबुक निकालो, फिर बच्चे बोलेंगे ओके मैम उन्होंने निकाल ली, फिर हम बोलेंगे चलो अब डेट लिखो। तो क्या करा, उसी जो एक ये पूरा हमने बना दिया था इंस्ट्रक्शन, उसी को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया कि पहले अपनी नोटबुक निकालो, फिर इसको चेक करो, फिर उस पर दिनांक लिखो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों को भी इन चीज़ों को दोहराने के लिए हमें बोलना है, राइट। देन यूज मल्टी सेंसरी क्यूज, राइट। तो बहुसंवेदी संकेतों का हमें यहाँ पर यूज करना है। से चाइल्ड्स नेम प्लस आई कॉन्टैक्ट, राइट। तो मैं किसी बच्चे का नाम ले रही हूँ, तो उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मुझे रखना है। यूजिंग जेस्चर्स, पॉइंटिंग, विजुअल कार्ड, ठीक है। कोई चीज़ मैं दिखा रही हूँ, मान लो किसी बच्चे को मैं ताजमहल दिखा रही हूँ। अब मैं ताजमहल, ये तो नहीं कि भाई बिल्कुल क्लासरूम के बाहर ले जाकर दिखा दूँ उनको ताजमहल, राइट। तो अगर मैं ताजमहल के बारे में बता रही हूँ, तो मैं अपनी हैंड की शेप्स बना सकती हूँ कि भाई कैसे जो ताजमहल का फिगर दिखता है, फिर मैं उनको फोटो दिखा सकती हूँ, ठीक है। कोई वीडियो दिखा सकती हूँ उनके लिए, ताकि भाई वो ताजमहल को देख पाए एक्चुअली कि भाई ताजमहल चीज़ क्या है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा है बिल्कुल वाइट कलर का है, इतना लंबा है, ठीक है, इतनी जगह में फैला हुआ है, तो ऐसे हम उनको नहीं बता सकते। तो विजुअल कार्ड्स हैं, कोई वीडियोग्राफी है, तो वो जो है चीज़ें हमें उनके साथ यूज़ करनी है। यूज़ विजुअल स्केड्यूल्स ऑन बोर्ड, और कोई भी स्केड्यूल बना रहे हैं तो उसको भी हमें विजुअली लाइक जैसे हम बच्चे के लिए कोई स्केड्यूल भी बना रहे हैं कि भाई आपको ये टास्क करने हैं, तो वो भी हमने क्या करना है, बोर्ड पे यहाँ पर लिख देने कि भाई कौन कौन से जो है आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टेप वाइज फॉलो करने हैं। तो बहुसंवेदी संकेत है, जो बहु इंद्रिय संकेत है, उनका हमें यूज़ करना है कि जैसे हम अगर बच्चे का नाम बोल रहे हैं, तो उस बच्चे से आई कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई अपने रजिस्टर में हमारा ध्यान है कि भाई हाँ ये बच्चा आया है, इस बच्चे ने क्या गलती कर दी है, उसकी नोटबुक में चेक कर रही हूँ, तो वो बच्चा सामने होना चाहिए, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे उसको समझानी है, तो वो हमारा
जो है मल्टी सेंसरी तरीके से हमें उसकी पूरी लर्निंग करानी है। और कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं हम तो उसके हाव भाव, संकेत, दृश्य कार्ड सभी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करना है। और बोर्ड पर भी जो दृश्य अनुसूची है उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देन ब्रेक वर्क इनटू स्मॉल चंक्स। हमें कोई भी टास्क है जैसे 20 क्वेश्चन एक बार देने की जगह हम क्या करेंगे, एक बार में 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर जो है बच्चे से कराएंगे। यूज़ 5 to 10 मिनट फोकस्ड वर्क एंड देन शॉर्ट 1 to 2 मिनट स्ट्रेच, राइट। तो उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि भाई 5 से 10 मिनट तक बच्चा जो है वो काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहा है। और फिर 1 से 2 मिनट जो है यहाँ पर हम उनके स्ट्रेच कर सकते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे करके उनका टाइम जो है उनके अटेंशन का वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ 20 प्रश्न देने के बजाय एक बार में 5-5 करके हम ऐसे टाइम से जो है कराएंगे। जो भी बड़ा काम था जैसे 20 प्रश्न एक बार में, बच्चे को ऐसे लगेगा कि भाई मुझे 20 प्रश्न करने हैं, तो उसके बजाय हम बोलेंगे भाई 5 प्रश्न करो। और फिर ऐसे बार बार करके हम 20 क्वेश्चन उनसे पूरे कराएंगे, लेकिन एक बार में जो हम उनका छोटा टास्क उनको यहाँ पर देंगे। टाइमर का इस्तेमाल करना है साथ ही कि भाई पहले बच्चा जो है 5 से 10 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर रहा है और फिर 1-1, 2-2 मिनट करके उनका जो टाइम है ध्यान लगाने का उसको इंक्रीज कर देना है। देन यूज reinforcement and movement breaks, right? So praise specifically, like you focused for 5 minutes, very good, right? तो तब जब भी बच्चा अच्छे से ध्यान लगाता है किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसको हमें यहाँ पर प्रेज करना है। सो सुदृढ़ीकरण और गतिविधि ब्रेक का हमें इस्तेमाल करना है। विशेष रूप से उस बच्चे की प्रशंसा करनी है कि मान लो बच्चे ने अगर 5 मिनट तक भी ध्यान लगाया है तो हमने उसको बोलना है कि भाई आपने कितना अच्छा यहाँ पर किया है। गिव स्मॉल मूवमेंट ब्रेक्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी चाइल्ड, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ADHD वाले बच्चे हैं उनके लिए छोटी छोटी गतिविधियों में ब्रेक यहाँ पर देना है, ठीक है। कैरी रजिस्टर, स्ट्रेच, स्टैंड एंड वर्क, राइट। तो उनके लिए ऐसा कर सकते हैं कि भाई रजिस्टर ले जाएं, स्ट्रेच करें या वो खड़े हो सकते थोड़ी देर के लिए, ताकि क्योंकि वो एक टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा देर तक एक टाइम पर जो है एक चीज़ पर वो नहीं अपना ध्यान लगा पाते, ठीक है। तो उनका अटेंशन यहाँ पर डिफिसिट है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ठीक है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ और फिर काम करो, ताकि उनका जो माइंड है वो यहाँ पर रिलैक्स रह सके और फिर वो नेक्स्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पर काम करने के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। देन अटेंशन, फिर हमारा आता है परसेप्शन अटेंशन के बाद, ठीक है। तो परसेप्शन होता है हमारा ग्रहण, हमारा बोध, प्रोसेस बाय विच द ब्रेन ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन, राइट। कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या टच करें तो उसका परसेप्शन क्या है। कि मैंने अगर आइस को हाथ लगाया तो मुझे ठंडा फील होगा, तो मुझे मेरा परसेप्शन बन जाएगा कि भाई हाँ ये ठंडी है। किसी गर्म चीज़ को लगाऊंगी मैं हाथ अपना तो मुझे मेरा हाथ जल जाएगा, तो मुझे पता चलेगा कि भाई गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाते तो उससे हाथ जल जाता है, तो ये हमारा एक परसेप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो परसेप्शन वही है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो भी संवेदनाएं हैं, जैसे कि हम क्या देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इनके जो भी हम जानकारी लेते हैं वो हमारा परसेप्शन है। इट इज़ नॉट जस्ट सीइंग, हियरिंग, इट इज़ मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट वी सी और हियर, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई हम क्या सुन रहे हैं या मैंने पानी जो है मैंने आइस को हाथ लगा के देखा या मैंने खाली केवल जो है बिल्कुल उबलते हुए पानी को हाथ लगा के देखा, ये नहीं है हमारा परसेप्शन। हमारा परसेप्शन ये है कि अगर मैं बर्फ़ को हाथ लगाऊंगी तो मुझे ठंडा फील होगा, मैंने अगर पानी में उबलते हुए पानी में हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल जाएगा, राइट। एक हमारा परसेप्शन बनना है उस चीज़ की, मैंने एक सेंस यहाँ पर बना लिया कि भाई हाँ आगे अगर कोई उबलती हुई चीज़ दिखे तो उसमें अपना हाथ नहीं डालना है, हाथ जल जाएगा, राइट। तो वो हमारा परसेप्शन होता है। तो केवल देखना सुनना नहीं, बल्कि जो भी हम देखते हैं सुनते हैं उसका क्या अर्थ हम निकाल रहे हैं वो हमारा परसेप्शन होता है। परसेप्शन यूजेस प्रायर नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस, कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो परसेप्शन हमारा पूर्व ज्ञान, हमारी अपेक्षाएं क्या है या किस संदर्भ में हम किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करता है। देन प्रिंसिपल्स कि हमें किस ग्राउंड पर किस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, कितनी स्थिरता के साथ और कितनी जो चीज़ें हैं सिमिलर चीज़ें हम कैसे उनकी ग्रुपिंग करते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, राइट। तो जो ग्रहण बोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो हमें सिद्धांत देखना कि भाई किस सिद्धांत के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी हम जहाँ पर काम कर रहे हैं कौन सा बेस है, मतलब हम स्टडी में काम कर रहे हैं, हम किसी कोई यहाँ पर जो है कोई लैब में काम कर रहे हैं कि भाई हमें किसी चीज़ को बनाकर यहाँ पर देखना है, किसी चीज़ को हमें मेंटली चीज़ों को समझना है, हमारी कितनी स्थिरता वहाँ पर है और कैसे हम चीज़ों का सामूहिकरण करते हैं कि भाई हमने परसेप्शन बना लिया कि भाई हाँ एक जैसी चीज़ें कि मैथ्स में ये सारी चीज़ें आती है तो मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आती है तो हमारा परसेप्शन है कि भाई ये चीज़ें इंग्लिश में ही होंगी, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल स्किल्स इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, राइट। सो एक हमारा विजुअल परसेप्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग शेप्स, लेटर्स, पैटर्न्स, राइट। कि हम देख कर कैसे सीखते हैं, कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हम सीख जाते हैं कि मुझे पता है ये बी है और ये डी है,
राइट, डिस्क्रिमिनेट हम कर पाते हैं देखकर चीज़ों में। देन विजुअल मेमोरी होती है, हम याद रखते हैं कि हमने क्या चीज़ें देखी थी, राइट, रिमेंबर व्हाट यू सॉ, ठीक है। देन फिगर ग्राउंड होता है फाइंडिंग ऑब्जेक्ट इन क्लटर, राइट, कि हमें कोई स्पेसिफिक वर्ड अपने पैराग्राफ में निकाल जो है ढूंढना है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ पर हम काम करें, राइट, कि हमारा ग्राउंड क्या है, जिस चीज़ का हमें परसेप्शन लेना है, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन स्पेटियल रिलेशंस जो होती है हमारी, कि भाई ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है, राइट। देन आती है हमारी ऑडिटरी परसेप्शन, जो कि हम सुनकर चीज़ों को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं साउंड्स को, तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि भाई अपने पा बोला है या बा बोला है, राइट। तो वो हम क्या, पा बा, तो आप इस चीज़ को सुनकर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि भाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके, देन ऑडिटरी मेमोरी, रिमेंबर ऑरल इंस्ट्रक्शन, की जो भी ऑरल इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही है कि आपको ये टास्क करना है, देन आपको ये स्टेप्स हैं ये फॉलो करने, तो आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। देन ऑडिटरी फिगर ग्राउंड, ठीक है, हियरिंग टीचर्स वॉइस एंड नॉइस, तो आपको ऑडिटरी तरीके से अपने ग्राउंड को कैसे फिगर आउट करना है कि भाई आपको कहाँ पर काम करना है। अब आप कहीं पर बैठे हो, बहुत सारे बच्चों की भी नॉइस वहाँ पर आएगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई आपको किस स्पेसिफिक चीज़ को सुनना है, आपको टीचर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको टीचर की ही बात सुननी है, बच्चों की बातें नहीं सुननी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको निकालनी है। देन टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक परसेप्शन आपको देना है, देखना है कि भाई बॉडी पोजीशन, मूवमेंट या टच वहाँ पर कैसा है, वो यहाँ पर किस तरीका का परसेप्शन, यहाँ पर जो है क्या चीज़ें यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं। तो सीखने के लिए ज़रूरी जो परसेप्चुअल स्किल्स हैं वो भी कुछ टाइप्स के होते हैं। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले आता है हमारा विजुअल परसेप्शन, ठीक है, जो हम देख कर किसी चीज़ को कैसे समझते हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी शेप है, ये क्या है, ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, पी बना हुआ है, ठीक है, तो उनको समझना, क्या अक्षर है, क्या पैटर्न है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भाई हम चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे भिन्न है उनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोल सकता कोई आपको कि भाई ये डी है या ये बी है, ठीक है, आपको पता है कि भाई हमने बी है, या आप ये भी नहीं बोलोगे कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आप इनमें डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो कि भाई ये बी है, ये डी है, ये पी है, ये क्यू है। ऐसा नहीं कि भाई कोई सिमिलर चीज़ आपको दिख रही है तो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ये हमारा विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है कि हम किसी चीज़ को देख कर बता सकते हैं कि भाई नहीं ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ये बी है, ये डी है। देन हमारी विजुअल मेमोरी, कि कोई भी चीज़ आपने जो देखी है वो आपको याद रहता है, वो हमारी विजुअल मेमोरी होती है कि हाँ मैंने देखा था कि भाई वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था किसी ऑडिशन के बारे में, मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, टीचिंग पोस्ट के लिए निकला था, तो वो आपको क्या है, जो भी आपने देखा था वो आपकी मेमोरी में यहाँ पर रहता है। देन फिगर ग्राउंड, इसके लिए भी आपको जो ग्राउंड है उसको फिगर आउट करना है कि भाई किस चीज़ पर आप काम कर रहे हो। मान लो ये पूरा पैराग्राफ है और मैंने आपको बोल दिया कि आपको टॉप बॉटम निकालना है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, जो भी अस्त व्यस्त जो भी इतनी सारी चीज़ें थी उसमें आपने निकाला कि भाई टॉप बॉटम यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। तो आपने क्या किया, पैराग्राफ में जैसे कोई शब्द ढूंढ रहे हैं तो वही आपने अपना ग्राउंड फिगर आउट किया कि भाई मेरा टास्क है कि मुझे इस पूरे पेज में टॉप बॉटम यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है, भाई ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख कर जो है समझ पाते हो। देन नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिटरी परसेप्शन, कि किसी चीज़ को सुन के, कोई आवाज़ सुन के आप कैसे पता लगा सकते हो। तो ऑडिटरी आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, लाइक आप, मैं बोल रही हूँ पा, फिर मैं बोल रही हूँ बा, तो आप केवल सुनकर ही पता लगा पा रहे हो कि भाई मैम जो है अलग अलग चीज़ें बोल रही हो, सेम चीज़ नहीं बोल रही, राइट। तो वो हो गया हमारा ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, कि हम किसी चीज़ को सुनकर उनमें जो डिफरेंस है उसका पता लगा पा रहे हैं। ऑडिटरी मेमोरी, ठीक है, कि बोलकर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप उसको समझ पा रहे हो, उनको याद रख पा रहे हो। देन ऑडिटरी फिगर ग्राउंड, ठीक है, ऑडिटरी आप उस ग्राउंड को फिगर आउट कर सकते हो। जैसे आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहा है, ठीक है, बहुत नॉइस होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई मेरा फिगर, अपना जो ग्राउंड है उसको फिगर आउट करना है कि भाई मुझे जो है ध्यान अपना टीचर की ओर रखना है कि टीचर क्या बोल रहा है, राइट। तो बेशक ही बच्चे उसे थोड़ा ज़्यादा आवाज़ में बोल रहे हो, उनका नॉइस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप जो है टीचर की बात को जब ध्यान से सुनोगे तो आपको वो बात सुन जाएगी, राइट। तो जैसे शोर में टीचर की आवाज़ को सुनना, तो आपको किस चीज़ पर काम करना है वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। देन आता है टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक परसेप्शन, कि किसी चीज़ को टच करके, कोई बॉडी की पोजीशन है उसको देख करके कि भाई किस तरीके से कोई चीज़ यहाँ पर हमें एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है, कैसे उसकी मूवमेंट है या कैसे वो टच करने पर फील हो रहा है, ठीक है, कि कोई चीज़ रफ़ है तो उस पर हाथ लगा के हमें पता चलेगा कि भाई ये चीज़ जो है रफ़ होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना है, उससे हमारा एक परसेप्शन यहाँ पर बनता है। देन अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या होगा कि जो भी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई लेटर्स है, नंबर्स है, जैसे हमने दिखाया था कि बी और डी, तो वो बच्चे इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन सा बी है और कौन सा यहाँ पर डी है, ठीक है। कन्फ्यूजन बिटवीन सिमिलर शेप्स इन सीक्वेंस, ठीक है, ये ग्रेटर देन
ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो उन चीज़ों में वो यहाँ पर फोकस नहीं कर, उनको जो है हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी जब किसी बच्चे को यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी है। देन अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सुन नहीं रहा है, तो अगर आप उसको बोलोगे भाई आप ये नोटबुक निकालो, आप ये वाला स्टेप लिखो, तो क्योंकि उसको जब सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका जो लिमिटेड जो है ऑडिटरी परसेप्शन यहाँ पर होगा, उनको जो भी फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है कि मैं बोल रही हूँ ए बोल रही हूँ या मैं बी बोल रही हूँ, उसको वो पहचानने में काफ़ी उनको दिक्कत होगी, ठीक है, अगर उनका रेजिडुअल भी कुछ जो है हियरिंग यहाँ पर बची हुई है तो। देन विजुअल इम्पेयरमेंट यहाँ पर होगी, कंपनसेटरी फोकस ऑन ऑडिटरी टेक्टाइल परसेप्शन, राइट, क्योंकि अब आप उस बच्चे को नहीं दिखा सकते कि ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, ठीक है, आप उसको केवल ऑडिटरी यहाँ पर सुना सकते हो या किसी टेक्टाइल परसेप्शन पर उसको रहना पड़ेगा। तो उसका जो अपना फोकस है वो कंपनसेट करना पड़ता है दूसरी चीज़ों पर, ताकि वो उस सेम चीज़ को यहाँ पर सीख पाए। देन अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो वो ओवर सेंसिटिविटी या अंडर सेंसिटिविटी होगी, तो वो जो सेंसरी इनपुट है उसका जो है कम ज़्यादा हो सकता है। मान लो जैसे नॉइस है, उसका परसेप्शन उसके लिए कुछ अनयूजुअल हो सकता है, कोई लाइट है, टेक्सचर है, वो देखा जाएगा ना कि भाई बच्चा एक तो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो रखा है और फिर वो किसी चीज़ को कर रहा है, या बिल्कुल एक बच्चा अंडर सेंसिटिविटी है, वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ही नेग्लेक्ट करके किसी चीज़ को कर रहा है, तो उसका जो है इम्पैक्ट भी उसके परसेप्शन पर यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है, तो उनमें भी यहाँ पर जो परसेप्शन बनाने में बच्चों को इश्यूज आते हैं, ठीक है, कि जैसे कोई सेम चीज़ है, लाइक यहाँ पर बी और डी लिखा हुआ है, तो वो इनको अलग 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 नहीं बता पाएंगे कि भाई कौन सा बी है या कौन सा डी है। एक जैसी आकृतियाँ हैं या सीक्वेंस है कि भाई ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो वो इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये परसेप्शन जो है उनका नहीं बन पाएगा। देन उनको अगर सुनने में दिक्कत है, तो जो भी फोनेटिक प्रोसेसिंग है कि मैंने ए बोला है, मैंने बी बोला है, ठीक है, तो वो नहीं सुन पाएंगे, उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। देन किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो देख तो नहीं पाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो कोई ऐसा खिलौना ला सकते हैं, टेक्टाइल जो बेसिकली चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करेंगे उस चीज़ को सिखाने के लिए कि भाई ये बी होता है। वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, एक तो वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को सुन पा रहे हैं कि भाई हाँ इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये बी है, और साथ ही टेक्टाइल तरीके से वो इसको जो है टच करके देख रहे हैं कि भाई ऐसे इसकी जो है शेप है, ठीक है। तो उसको जो है कंपनसेट करना पड़ता है अपने फोकस पर, कि देख नहीं पा रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ों से इसको जो है समझना यहाँ पर चाह रहे हैं। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होगा, सेंसरी इनपुट के प्रति या तो बच्चा ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी उसमें हो जाएगी, या बिल्कुल अंडर सेंसिटिविटी, राइट, कि भाई एक तो बच्चा बिल्कुल उसको है कि भाई जल्दी से टास्क पूरा करो, इतना मुझे तो ये काम करना है, इसके बाद वो ओवर सेंसिटिविटी में उस चीज़ को अच्छे से उसका परसेप्शन नहीं बन पाएगा। या बच्चा ऐसे है कि उसका बिल्कुल मूड ही नहीं कि भाई मुझे नहीं करना, चलो तुम बिल्कुल ज़बरदस्ती करा ही रहे हो, तो वो बिल्कुल फोकस नहीं करेगा और उसका परसेप्शन यहाँ पर जो है नहीं बनेगा। देन एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें वहाँ पर क्या करना है, जो भी बच्चों का विजुअल परसेप्शन है, क्योंकि विजुअल परसेप्शन सबसे ज़्यादा मेनली काम करता है, उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज भी कर पाते हैं जो चीज़ हमने देखी हुई होती है, ठीक है। तो उसके जो विजुअल परसेप्शन है उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना है, जो देखने की क्षमता होती है बच्चे की, उसको हमें यहाँ पर जो है मजबूत करना है। तो जैसे मैचिंग गेम्स है कि भाई आपने यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने ऐसे एप्पल बना रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देन आपने क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने एक बैट बना रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उनको मैचिंग के लिए दे सकते हो कि भाई आप मैच करो। तो इस अब क्या होगा, बच्चे समझ पाएंगे कि भाई ए से एप्पल होता है, बी से बैट होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो समझ पाएंगे। पिक्चर शेडो है उसके साथ मैटर जो है मैच करना है, सेम लेटर है, मान लो आपको कैपिटल ए है उसको स्मॉल ए से जहाँ पर मैच करना है, तो ये चीज़ें, शेप है, ट्राइंगल है तो उसको ट्राइंगल से ही मैच करना है, तो वो ये सारी चीज़ें कराकर उनका विजुअल परसेप्शन जो है अच्छा कर सकते हैं। देन स्पॉट द डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा काम आती है ऐसे बच्चों में कि भाई दो सेम इमेजेस हम बना देंगे और उनमें बताएंगे कि भाई चलो आपको यहाँ पर जो है डिफरेंस स्पॉट करना है बहुत मिनिमल, ताकि वो बच्चे ध्यान लगा पाएँ और उस चीज़ को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएँ। सॉर्टिंग बाय साइज, शेप एंड कलर, राइट, और ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ से ब्लू बॉक्स निकालो, ठीक है, उसके कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से इन चीज़ों को छांटो। तो ये चीज़ें हम बच्चे से करा सकते हैं। तो क्या करा सकते हैं, हम मैचिंग गेम्स करा सकते हैं कि जैसे कोई भी पिक्चर है उसको किसी अल्फ़ाबेट से, लेटर है या कोई शेप है, ठीक है, कि भाई
एक त्रिकोण बना हुआ है, उसको किसी त्रिकोण से ही हमें मिलाना है, तो ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। अंतर पहचानो जैसे ऐसे पजल्स करा सकते हैं हम, ठीक है। कोई ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं, इसमें से बस जो है पर्पल कलर की शीट निकाल दो, इसमें से ब्लैक कलर की शीट निकाल दो, ताकि उनका जो है विजुअल परसेप्शन है वो स्ट्रेंथन हो पाए कि हाँ भाई ये पर्पल कलर की है और मुझे अपना ध्यान केवल इन्हीं पर रखना है, मुझे बस इन्हीं को यहाँ पर निकालना है। यूज़ थिक क्लियर फ़ॉन्ट्स, गुड स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, राइट। और उसके साथ साथ हमें मोटे साफ फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना है, लेटर और शब्दों के बीच अच्छी जो है स्पेसिंग यहाँ पर होनी चाहिए। देन सपोर्ट ऑडिटरी परसेप्शन, साथ ही साथ उनका जो ऑडिटरी परसेप्शन कि वो किसी चीज़ को सुन कैसे रहे हैं उसको भी हमें यहाँ पर जो है स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल क्लियर, स्लो और शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करने, ठीक है। एक तो मैं आपको जैसे पूरा सुना रही, फॉर HI एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी सपोर्ट्स लाइक स्पीच रीडिंग, साइन, कैप्शनिंग एंड रिपीटेशन, राइट। तो आपको नहीं समझ में आएगा, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करना है कि भाई फॉर HI जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं जिनको ऑडिटरी जो है इनपुट्स इनको प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो एक तो धीरे धीरे मैं समझा रही हूँ, ठीक है, अपनी स्पीच को स्लो रख रही हूँ और इस सेंटेंस को शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझाना है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी जैसे जो भी हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं उनको कोई भी ऑडिटरी चीज़ें हैं, सुनकर किसी चीज़ को जो इनपुट लेना है उसमें काफ़ी इशू होता है, तो उनको हमें स्पीच रीडिंग कैसे करनी है, साइन लैंग्वेज या कोई भी वीडियोज़ है उन पर कैप्शंस दे सकते हैं और रिपीट करना है बार बार चीज़ों को, तो ये तरीका हमें उनके साथ यूज़ करना है। राइम्स है, क्लैपिंग पैटर्न्स हैं, साउंड गेम्स है, तो वो उनके साथ हमें यूज़ करना ताकि जो उनकी सुनने की क्षमता है उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कर सकें। देन यूज़ मल्टी सेंसरी टीचिंग, राइट, कि कोई वो चीज़ देख रहे हैं कि भाई ये एप्पल है, ठीक है, उनको हम एक एप्पल दे देंगे कि ये एक एप्पल है, ठीक है। अब उसको देख भी रहे हैं, ठीक है, उसका नाम भी बोल रहे हैं एप्पल, उसको ट्रेस भी कर रहे हैं, उसको हाथ लगा के देख रहे हैं कि भाई हाँ एप्पल ऐसा होता है, उसको मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो कर सकते हैं, ऐसे ही हम किसी लेटर, वर्ड और नंबर के साथ, मतलब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, हर एक चीज़ को मल्टीपल सेंसेस का यूज़ करके हमें इनको सिखाना है। सेंड राइटिंग, एयर राइटिंग, क्ले, वुडन लेटर, स्पेशली जो लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देन अडेप्ट एनवायरनमेंट फॉर सेंसरी सेंसिटिविटीज़, जो स्पेशली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं तो उनको क्या है, उनको बिल्कुल ऐसा काम एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बिल्कुल शांत, जहाँ पर ना ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत ज़्यादा लाइटिंग ना हो, बहुत कम लाइटनिंग ना हो, राइट। तो बिल्कुल हार्श लाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सडन नॉइस नहीं होनी चाहिए कि भाई बच्चा बिल्कुल एकदम से हाइपर हो जाए, बिल्कुल वो उसका अटेंशन है वो बिल्कुल चला जाए, ठीक है। प्रोवाइड सेंसरी कॉर्नर और स्मॉल क्वाइट एरिया, राइट, उसको सेंसरी कॉर्नर देने कि भाई वहाँ वो बैठ के अच्छे से ध्यान लगा के चीज़ों को कर सके। ऐसा ना हो कि उसको कोई बार बार परेशान कर रहा है, उसको अपने साथियों की क्लासरूम में उनकी आवाज़ बहुत आ रही है, उसको चिड़चिड़ापन यहाँ पर फील हो रहा है, राइट। देन अलाउ सेंसरी टूल्स इफ नीडेड, तो कोई भी सेंसरी टूल्स है कि भाई उसको एक क्वेश्चन चाहिए या उसको किसी और चीज़ में ऐसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कोई लाइटनिंग का इशू है, तो उनको वो भी जो भी सेंसरी टूल्स चाहिए वो हमें देने हैं, बट अंडर क्लियर रूल्स, राइट। तो जो भी बच्चे की सुनने की क्षमता है उसको हमें सपोर्ट करना है, तो हमें बिल्कुल साफ बोलना है, धीमी आवाज़ में बोलना है और छोटे छोटे वाक्य में बोलना है कि भाई आपको ये करना है, नोटबुक निकालो, ठीक है, फिर उसके ऊपर डेट लिखो। तो मतलब छोटे छोटे टास्क में बोला है, ऐसा लिखाना है कि नोटबुक निकालो, डेट लिखो, फिर ये क्वेश्चन करो, ठीक है। ऐसे बिल्कुल लंबा इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है हमें उनको नहीं देना है। तो जो भी सुनने की दिक्कत वाले बच्चे हैं तो उनको स्पीच रीडिंग की, कोई बोल रहा है तो उसको आपके उसको फेस को देखकर, उसके होठों को देखकर कि भाई ये क्या बोल रहा है उसको कैसे समझना है, साइन लैंग्वेज कैसे, किसी चीज़ पर कैप्शंस देख हम चीज़ों को सिखा सकते हैं, और बार बार चीज़ों को रिपीट करना, ताकि एक बार मान लो उसको चीज़ ना भी समझ में आई तो 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर रिपीट हर चीज़ कोई चीज़ बार बार होगी तो उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पाएगा, उसका एक परसेप्शन उसके माइंड में यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। फिर राइम, ताली बजाने के तरीके और साउंड गेम्स यहाँ पर हम सीख सकते हैं, ताकि जो उसकी सुनने की समझ है उसको यहाँ पर हम सपोर्ट कर सकें, उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। देन मल्टी सेंसरी टीचिंग का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि कोई चीज़ यहाँ पर देख भी रहे हैं, जैसे मान लो उनको हम एक एप्पल यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, कि ये एप्पल होती है, तो वो उसको देखेंगे भी, उसको कहेंगे कि भी कि ये एप्पल है, ये सेब है, फिर उसको ट्रेस करेंगे, उसको हाथ लगा कर देखेंगे कि वहाँ पे एप्पल ऐसा होता है, फिर उसको मूव भी करेंगे। तो ऐसे ही कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द या कोई भी नंबर अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसके साथ हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे रेत पर लिखना, हवा में लिखना, मिट्टी या लकड़ी के अक्षर जो बनाना है, खासकर जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको सीखने में अक्षमता है या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
देन सेंसरी सेंसिटिविटी, अगर किसी बच्चे को सेंसरी सेंसिटिविटी है यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, तो वो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं कर पाता है एक टाइम पर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको बहुत स्टेबल सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हो सके तो उसको बिल्कुल ज़्यादा तेज़ रोशनी ना हो, ऐसी जगह वहाँ पर बच्चे को देनी है कि भाई एकदम से अचानक से तेज़ आवाज़ ना आए कि भाई वो बच्चा वहाँ पर घबरा जाए। एक सेंसरी कोना या छोटी शांत जगह उसको देनी है जहाँ पर वो अपना पूरा ध्यान लगा के किसी टास्क को कर सके, और ज़रूरत हो तो कोई भी टूल्स जिसकी उसको ज़रूरत है, जैसे मान लो बच्चे को सिटिंग में दिक्कत है, ठीक है, अब क्या है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला बच्चा है, तो उसको यही रहेगा कि भाई मैं इतना इरिटेट हो गया हूँ, यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका पूरा फोकस उस चीज़ पर चला जाएगा, राइट। तो अगर ज़रूरत है तो कोई भी ऐसा सेंसिटिव टूल्स जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, साफ नियमों के तहत, वो हम उसको यहाँ पर यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। देन मेमोरी, तो मेमोरी क्या होती है, एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर एंड रीट्राइव इन्फॉर्मेशन, राइट, कि हम किसी जानकारी को कैसे एनकोड कर रहे हैं, कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं, और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो क्या हम अपनी उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी मेमोरी होती है। तो सबसे पहले हम एनकोड करेंगे, जैसे बंडूरा ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया कि भाई उसने बच्चों को दिखाया कि गुस्से में जो है बच्चे क्या जो है हमें क्या है मारपीट करनी है उस बोबोडोल के साथ, ठीक है, तो उसने अपनी मेमोरी में वही डाल लिया, ठीक है। देन स्टोरेज, कि बच्चा उस को कितने दिन तक यहाँ पर स्टोर कर पाता है अपने माइंड में। एंड देन रिट्राइवल, तो यहाँ पर रिट्राइवल हमने देखा कि भाई जब भी बच्चे को मौका मिला तो उसने सेम बिहेवियर यहाँ पर दिखाया, ठीक है, कि भाई जब उसको गुस्सा आए तो उस बोबोडोल को यहाँ पर उसको पिटाई करनी है उसकी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसी ने वो सेम चीज़ जो मेमोरी उसकी गई थी, ठीक है, जो उसको याद थी कि भाई अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मुझे क्या करना है, इस बोबोडोल की पिटाई करनी है, तो उसने वही किया, ठीक है। तो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, ये हमारे जो है मेमोरी के स्टेजेस होते हैं। तो मेमोरी हमारी कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, जो कि बहुत छोटी और बहुत ही बहुत ही मिली सेकेंड्स या फ्यू सेकेंड्स की रहेगी। देन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि जो सेंसरी मेमोरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, कि वो जैसे कि कोई छोटी अमाउंट का इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़े टाइम तक हम याद रख पाते हैं। यूज्ड व्हेन सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉलोइंग मल्टीपल स्टेप्स इंस्ट्रक्शन, राइट, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तक या कुछ स्टेप्स तक याद कर पाते हैं। पहले सेंसरी मेमोरी, फिर हमारी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, एंड फिर हमारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट, जो हमारी लार्ज कैपेसिटी होती है, कि हम उस इन्फॉर्मेशन को बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक या लाइफ टाइम उस चीज़ को याद कर पाते हैं। इसी के लिए आपका जो है जो साइकोलॉजिकल तरीका है कि भाई कैसे आपको पढ़ना है, तो वो यही होता है कि भाई पहले 24 आवर्स में आपको आपका फर्स्ट रिवीजन लेना है, ठीक है, क्योंकि वो आपने बस फर्स्ट टाइम पढ़ा है, लेकिन जब आप उसको फिर 24 आवर्स में उसका रिवीजन लोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर 24 आवर्स के बाद आप जब एक वीक के बाद उससे सेम चीज़ का रिवीजन करोगे तो वो थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म में जाएगा। अगर फिर उसका 15 या 30 दिन के बाद आप करोगे तो फिर वो आपके जो है कंप्लीट एक मेमोरी बन जाएगी लॉन्ग टर्म, कि अगर आप अगर एग्जाम के टाइम पर भी उस चीज़ को पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगी, राइट। तो आपको ये सेम फॉर्मूला ही यूज़ करके आई थिंक पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी इवेंट है, ठीक है, कि मेरे साथ कुछ हुआ, ऐसा होता है ना कि भाई बचपन में भी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसा एपिसोड हुआ होता है या कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जो हमें अभी तक याद है, राइट, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, राइट। या हमारी कोई स्किल है, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा है, खाना बनाना सीखा है, या कोई और स्किल सीखा है, तो वो सारी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो मेमोरी हमारी क्या कितने 3 टाइप की होती है। तो सबसे पहली सेंसरी मेमोरी, जो बहुत मिली सेकेंड्स की या 1-2 सेकंड की ही होती है। देन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, मान लो आज मुझे चीज़ याद है वो कल नहीं रहेगी, या आज और कल याद है परसों नहीं रहेगी, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए बहुत थोड़ी सी जानकारी है वो है। और मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन को जैसे हम फॉलो करते हैं, कोई सवाल का जो है हम हल निकाल रहे हैं उसके टाइम पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हाँ भाई मुझे इस टाइम पर पता है कि भाई कैसे कैसे ये स्टेप है, बाद में मुझे वो स्टेप याद नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर हमारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि मैं उसको बहुत दिनों बहुत सालों बाद भी सेम चीज़ को याद रख पा रही हूँ, ठीक है। तो वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म मनी, तो सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, नॉट मनी, ठीक है। तो इसमें शामिल है जैसे कि कोई हमारा फैक्ट है, कोई कंसेप्ट है, ठीक है, उस चीज़ को हम याद रख पा रहे हैं। कोई इवेंट है, मान लो बचपन में क्या हुआ था, जैसे हमने चलना सीखा, सॉरी चलते टाइम की तो बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, आपको याद नहीं रहेगी। तो मान लो आपके साथ ऐसा हो कि आप थोड़ा बड़े हुए, आप पानी में गिर गए, तो आपको क्या रहेगा, पूरी उम्र पानी का डर रहेगा। या कोई भी ऐसा इवेंट, वो अच्छा भी हो सकता है, मान लो आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो और आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली, तो वो आपको पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपकी याद रहेगा, राइट। तो कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई भी स्किल आपने सीखा है, ठीक है, प्रोसीजर आपने सीखा, जैसे कि साइकिलिंग है, तो वो आपको पूरी उम्र याद रहेगी। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। देन
मेमोरी और डिसेबिलिटीज़, उनका क्या कनेक्शन है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बच्चे की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके क्या क्या सिम्टम है, जो वो एक अपनी मेमोरी के बेसिस पर हम उसको फाइंड आउट यहाँ पर कर पाते हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। अगर बच्चे की जो वर्किंग मेमोरी है वो बहुत कम है, तो उसको जो मल्टीपल टास्क है, ठीक है, उनको नहीं कर पाएगा, उसका जो मेंटल मैथ्स है वो अच्छा नहीं होगा, और जो कॉपी कर रहा है बोर्ड से चीज़ें वो ज़्यादा अच्छा उसका नहीं होगा, ठीक है। मे फॉरगेट इंस्ट्रक्शन क्विकली, अब मान लो आपने उसको बोला और उसके बाद फटाक से उसको अगर आप पूछोगे तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या बोला था, राइट। तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई अब अगर इतनी भी याददाश्त इस बच्चे की नहीं है तो इसको कोई मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकता है। देन अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है, मेमोरी प्रॉब्लम्स पार्शली ड्यू टू पुअर सस्टेन्ड अटेंशन। आप क्या है कि आप अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो, जब आप किसी चीज़ को अटेंशन, अपना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो तो आपकी क्या मेमोरी बनेगी, राइट। तो यहाँ पर अटेंशन की वजह से आपकी जो मेमोरी है वो बहुत कम हो सकती है। देन अगर किसी बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सो लिमिटेड कैपेसिटी फॉर न्यू लर्निंग नीड मोर रिपीटेशंस एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई नई लर्निंग के लिए जो उसकी कैपेसिटी वो ही बहुत कम, वो बहुत स्लो है, बहुत कम कम धीरे धीरे चीज़ों को याद कर पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट करना पड़ेगा हमें उस चीज़ को, तो वहाँ पर उस बच्चे को जो है प्रॉब्लम फेस हो सकती है। देन किसी बच्चे को कोई ब्रेन इंजरी है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो वो भी उसकी जो प्रोसेस है कि किसी चीज़ को कैसे एनकोड करना है, कि मुझे इस चीज़ को कैसे समझना है, या टाइम आने पर मुझे कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर उनकी जो है डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। तो याददाश्त और विकलांगता, आप इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है, कि जो भी सीखने से हमारी जो विकलांगताएं जुड़ी हैं, तो जैसे कमज़ोर वर्किंग मेमोरी का हम देख रहे हैं कि भाई बच्चा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, बहुत कमज़ोर उसकी जो है याददाश्त है, कई स्टेप वाले काम है उसको बहुत मुश्किल होती है करने में। जो दिमागी गणित होता है कि भाई अपने दिमाग में सोच के जो क्वेश्चन सोल्व करो, या कोई ऐसे क्विजेज है तो वो नहीं कर पाता है, बोर्ड से कॉपी करना है वो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है। या कोई भी अगर चीज़ हम उसको बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे कि भाई आप ना 4 का टेबल सुनाओ, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि भाई बताना मैंने क्या बताया था, तो वो उसको भी भूल जा रहा है, ठीक है, उसकी मेमोरी इतनी वीक है। तो ये विकलांगता उसके साथ हो सकती है। साथ ही अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये क्या है, ये याददाश्त की समस्या है, और कुछ हद तक जो है लगातार ध्यान न देने की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पर अटेंशन हमारी बहुत कम होती है, या जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये बच्चे काफ़ी हद तक अच्छे भी होते हैं किसी एक टास्क को करने में अपनी लाइफ में, लेकिन वो बहुत कम भी हो सकती है कि किसी और चीज़ में या तो उसको कोई इंटरेस्ट ही ना हो, या उसको अटेंशन बिल्कुल ही डिफिसिट हो कि वो किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर याददाश्त की जो समस्या है उसको ध्यान देने की वजह से होगी, क्यों, क्योंकि जब वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा तो वो याद क्या रखेगा, ठीक है। देन समझदारी की कमी, कि भाई कोई भी नई चीज़ सिखा रहे हैं हम, अगर कोई बच्चा यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है, ठीक है, मानसिक मंदता वाला है, तो उसको नई चीज़ें सीखने में जो उसकी क्षमता कम होगी, एक तो वो धीरे धीरे सीखेगा, उसको बहुत बहुत बार रिपीट कराना पड़ेगा, दोहराव कराना पड़ेगा, और साथ ही ठोस अनुभवों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसको एक एक चीज़ हमें दिखा दिखा कर, ठीक है, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर समझानी होगी, तो वो भी यहाँ पर जो है उस बच्चे की लर्निंग को इम्पैक्ट कर सकती है। देन अगर किसी बच्चे को दिमाग में चोट हो गई है, न्यूरोलॉजिकल कोई बीमारी है वो हो गई है, तो उसके कारण भी किसी चीज़ को एनकोड करना, कि किसी चीज़ को समझना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और किसी चीज़ का रिट्राइवल करना कि टाइम आने पर उस अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, तो वो बच्चे नहीं कर पाते। देन एक स्पेशल एजुकेटर क्या कर सकता है, अगर किसी बच्चे की मेमोरी में उसको कोई इश्यू यहाँ पर दिख रहा है, तो उनको क्या करना है, जो भी उनकी वर्किंग मेमोरी है उस पर ध्यान देना, उसको सपोर्ट करना है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, एक टाइम पर एक ही स्टेप देना है, साथ ही साथ उनके लिए विजुअल रिमाइंडर्स यहाँ पर यूज़ करना है, कि कोई चेकलिस्ट होगी, कोई पिक्चर पर सीक्वेंस दिखा दे कि भाई आपको ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करने हैं, कोई स्टेप का चार्ट हम उनको दे सकते हैं, ताकि उनकी जो मेमोरी है उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ पर शिफ्ट कर सके। आस्क स्टूडेंट टू रिपीट इंस्ट्रक्शन, राइट, कि अगर आपने उनको कोई काम बोला कि ये करो, तो उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि बताना आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट, ताकि वो उनकी जो याददाश्त है, उनकी मेमोरी है, उसमें वो चीज़ें बनी रही। देन हेल्प एंड कोडिंग, जब भी वो किसी चीज़ को समझ रही हैं तो उनकी हमें हेल्प करनी है, कि एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से हमें दिखाना है, ठीक है, कि कोई चीज़ हम समझा रहे हैं तो उसको दिखाना भी है, उसको हमें बोलना भी है, उसको लिखवाना भी है, और फिर उस पर बेस कोई टास्क भी उन बच्चों से हमें कराना है। देन कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर नॉलेज, राइट, कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं
तो उसमें जो भी बच्चे को पहले से इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मिलकर हमें उस चीज़ को पढ़ाना है। एंड यूज़ स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड एसोसिएशन, ताकि बच्चे उस चीज़ को अपने रियल वर्ल्ड से एसोसिएट करके यहाँ पर समझ पाएँ, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसको समझ पाएँ। तो एक स्पेशल एजुकेटर को क्या करना है, अगर कहीं पर मेमोरी का इशू आपको दिख रहा है तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देने हैं, एक बार में 1 या 2 स्टेप ही देना है। फिर विजुअल रिमाइंडर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट होगी, पिक्चर होगी, सीक्वेंस हो गए। देन स्टूडेंट्स के इंस्ट्रक्शन दोहराने के लिए, ठीक है, कि मैंने अगर बच्चों को बोला है कि भाई आपको ये करना है, तो मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ कि भाई बताना आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ताकि बच्चा जो है, अभी मैंने जैसे बोला था उसके बाद मैं सीधा उसको रिपीट करने के लिए बोल रही हूँ, तो उसकी मेमोरी यहाँ पर थोड़ा जो है ज़्यादा देर तक यहाँ पर टिक पाएगी, और वो हो सकता है उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर वो उसको टास्क को कंप्लीट कर पाए। और अगर ऐसे ही चीज़ें करते रहे हम, तो वो चीज़ें उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। देन एनकोडिंग में मदद करनी, जब भी कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो वो कैसे सीख रहा है उसको, उसमें उसकी हेल्प करनी है कि कैसे उसका परसेप्शन वो बच्चा बना रहा है। तो मल्टी सेंस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि भाई हमने बस उसके माइंड में ऐसे एक इमेज बना दी, नहीं, हमें किसी चीज़ को दिखाना भी है, फिर उसको बोलना भी है कि भाई ऐसे इसको बोला जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है, उस पर बेस कोई टास्क है वो भी हम उस बच्चे को दे सकते हैं। देन हमें उसके स्टोरेज और रिट्राइवल में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि भाई टाइम पड़ने पर कैसे उसको यूज़ करना है, उसमें उसकी कैसे हेल्प करनी है। एक तो रेगुलर रिवीजन हमें हर चीज़ की करानी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने उसको जो है काउंटिंग सिखाई और उसके बाद हम उसकी रिवीजन करा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आगे आगे बस बढ़ते जा रहे हैं। तो रेगुलर स्पेस उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड नॉट ओनली बिफोर एग्जाम। ऐसा नहीं कि भाई खाली एग्जाम से पहले आप उसकी प्रैक्टिस करा रहे हो, तो रेगुलर वो प्रैक्टिस चलनी चाहिए। उसके साथ साथ हम माइंड मैप्स, चार्ट्स हैं या टेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। देन असेसमेंट अकोमोडेशंस, तो अगर उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना है, ओपन बुक जैसे एग्जाम होते हैं, तो वो अगर हमें कुछ कराना है, ओरल टेस्टिंग करनी है, जो भी अप्रोप्रिएट हो उस बच्चे के लिए, ठीक है, कि भाई बच्चा इस तरीके से चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है, उसकी मेमोरी में जो है चीज़ें अच्छे से जा पाती हैं, अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाता है, उस अकोमोडेशन को हम उस बच्चे को दे सकते हैं। एंड डू नॉट अज्यूम लेजी व्हेन चाइल्ड फॉरगेट्स, चेक फॉर वर्किंग मेमोरी ओवरलोड, राइट। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई अगर बच्चा बिल्कुल हर चीज़ को भूल रहा है कि भाई बच्चा लेजी है, देखो ये इस चीज़ को भूल गया, कल तो मैंने याद कराया था, राइट। ऐसे नहीं देखना है, हमें देखना है कि भाई जो उसकी वर्किंग मेमोरी कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रही, हमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि भाई एक ही टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं कि भाई आपको ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। तो उस बच्चे की जो है उसके लिए पर्टिकुलर हम उसको उसकी असेसमेंट करेंगे, और उसको उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है अकोमोडेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो साथ ही स्टोरेज और रिट्राइवल में कैसे उसकी मदद करनी है। सो रेगुलर रिवीजन करानी है, बीच बीच में प्रैक्टिस, और सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं, राइट। ऐसा ना हो कि हम बच्चे को एक बार सिखाकर बहुत दिनों के बाद जब वो बिल्कुल ही भूल जा रहा है, फिर एक बार एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले हम बोल रहे कि भाई आपको रिवीजन करनी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में जो प्रैक्टिस उसकी चलती रहनी चाहिए। फिर जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जैसे माइंड मैप हो गया, चार्ट, टेबल, इनका हमें इस्तेमाल करना है, ताकि बच्चे उन चीज़ों को देख कर भी जो है उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ फिट यहाँ पर होती रहे। फिर साथ ही साथ उसकी असेसमेंट में मदद करनी है, और ज़्यादा समय दें। कुछ के लिए जैसे उनको हम अकोमोडेशन दे सकते हैं, जैसे कुछ के लिए ओपन बुक है जहाँ पर ज़रूरी हो ओरल टेस्टिंग दें, तो जो भी उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, कि वो लिख कर जो है अपनी मेमोरी को अच्छे से नहीं शो कर पाता, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ओरल तरीके से सुना सकता है, तो आपको उस चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है। और जब भी बच्चा भूल जाए, तो हमें ऐसा नहीं बोलना है कि भाई बच्चा आलसी, हमें ये देखना है कि कहीं हम बच्चे के ऊपर ओवरलोड तो नहीं डाल रहे, कि एक ही टाइम पर हम बोल रहे हैं कि भाई आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये याद करके आनी। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, नमस्कार।